बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महविश हबीब। सिटी एट 10 में खुशामदीद। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा और पुरसुकून हुआ होगा। कहते हैं कि दिन की आगाज़ अगर एक मुस्कुराहट के साथ कर ली जाए, खैर बांटने के साथ कर ली जाए, आसानियों के साथ कर ली जाए, तो पूरा दिन जो है वो बेहतरीन गुजरता है। तो बस दिन का आगाज़ इसी दुआ के साथ किया करें कि अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करें और दूसरों के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा आसानियों का सबब बने, क्योंकि ज़िंदगी मुख्तसर सी है, लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, पता नहीं कब कहाँ पर क्या चीज़ हमारी आखिरी हो। तो हमेशा दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आज के टॉपिक्स के हवाले से बात करें तो आज के जो प्रोग्राम के टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। हम देख रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई टेक्नोलॉजी से हम आहंग होना चाहता है, लेकिन एक चीज़ है जो कि काफ़ी पीछे जाती जा रही है, वो ये है कि हमारा एजुकेशन निज़ाम जो है उसकी दाखिले जो हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में कम होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एजुकेशन का ट्रेंड जो है वो सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुतासर दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ वाकई तशवीशनाक है। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसका ट्रेंड क्यों कम होता जा रहा है, क्या अभी भी कन्वेंशनल एजुकेशन का स्कोप है, और इसके साथ साथ मौसम जो है उसके हवाले से भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महकमा मौसमियात का तो कहना ये है कि 11वें स्पेल का आगाज़ हो गया है मानसून के, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होगा। ये हम देखेंगे हमारे टूरिस्ट वेदर के सेगमेंट में। और इसके साथ साथ कहते हैं कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, लेकिन अक्सर हम ये रंग जो है फीके पड़ते हुए दिखाई देते हैं जब ख़वातीन को उनके हकूक़ नहीं दिए जाते, जायदाद में उन्हें हक़ नहीं दिया जाता, तालीम हासिल करने के हवाले से उन्हें हक़ नहीं दिया जाता। तो ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं जिसकी वजह से ख़वातीन आज भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा मुतासिर दिखाई देती हैं। और इसके साथ साथ बच्चों की सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बरसात के मौसम के हवाले से बात करें तो हम देखते हैं कि पेट की बीमारियां जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। तो बच्चों की सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बच्चों की सेहत का ख्याल कैसे रखेंगे, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा हमारे टूरिस्ट वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद के मौसम में हम दोबारा से देख रहे हैं एक सफोकेशन सी है, हब सी है, जिसकी वजह से गर्मी की जो शिद्दत है इसका एहसास हमें दोबारा से दिखाई देने लग गया है। तो मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद है। मरियम रज़ा, बताइएगा कि आज का मौसम कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो शहर का मतला साफ़ है और सुबह सवेरे हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से मौसम कदर बेहतर महसूस किया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरेगा तो इसके अंदर गर्मी की शिद्दत जो है बढ़ती रहेगी और सूरज की किरणें मज़ीद तेज़ होंगी। गुज़िश्ता रोज़ भी शहर फैसलाबाद में सुबह के औकात में मौसम काफ़ी बेहतर था, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरा तो गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दी और दर्जा हरारत में इजाफा भी हो गया। अब इस वक्त शहर फैसलाबाद में कम से कम दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि महसूस जो है वो 40 डिग्री किया जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 60% है, जबकि हवाएं 4 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। फैसलाबादियों को एहतियाती तदाबीर का मशवरा भी दिया गया है, क्योंकि यूँ महसूस हो रहा है कि जैसे दिन के औकात में दोबारा से गर्मी बढ़ रही है। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बाइक पर सफ़र कर रहे हैं और आपके साथ बच्चे भी मौजूद हैं तो सर को ढाँप कर सफ़र करें, काले चश्मे का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। लेकिन वहीं जहाँ दिन जो है वो गर्म होते हैं तो वहीं आज कल रातें कुछ बेहतर होने लगी हैं, खुनकी महसूस होती है रात के औकात में, जबकि दर्जा हरारत में भी मामूली कमी वाक़या होती है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक फैसलाबाद के अंदर ताहाल आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है, जबकि पंजाब भर के अंदर मानसून का 11वां स्पेल जो है वो एंटर हो चुका है, जिसकी तारीख़ महकमा मौसमियात की जानिब से 16 सितंबर यानी आज से 19 सितंबर तक जो है वो जारी रहने की पेशेनगोई की गई है। लेकिन फ़िलहाल फैसलाबाद के अंदर आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान मौजूद नहीं है। जी बहुत शुक्रिया मरियम रज़ा तफसीलात से आगाह करने के लिए। मौसम वाकई काफ़ी ज़्यादा तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में एहतियाती तदाबीरों को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो जितनी ज़्यादा हो सके अपनी सेहत का ख्याल रखें, एहतियात लाजमी है। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं एजुकेशन के हवाले से। एजुकेशन इंसान को शऊर देती है, एक अच्छा सिटीज़न बनाती है, लेकिन आज के दौर के हवाले से अगर हम बात करें, हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, कंटेंट क्रिएशन का दौर है। तो एजुकेशन जो कन्वेंशनल एजुकेशन के हवाले से हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे
पीछे जाती हुई दिखाई दे रही है। क्यों हमारी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले कम हो गए हैं, कॉलेज की तरफ बच्चों का रुझान क्यों कम होता जा रहा है, इसके पीछे क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस पर बात करने से पहले जो हमारे आज के ख़ास मेहमान हैं उनका तारुफ करवा दूँ। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है राना यासिर सलीम साहब ने, चेयरमैन हैं इंफॉर्मेटिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर जहांगीर अशरफ ने। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच जहांगीर फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। सबसे पहले यासिर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। मैं देख रही हूँ कि एक सोशल मीडिया के हवाले से हम बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा फास्ट ट्रैक हो गई है, लेकिन आज भी अगर मौजूदा सिचुएशन के हवाले से बात करें तो दिन ब दिन हमारे जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें दाखिले कम होते जा रहे हैं। बीइंग एजुकेशनिस्ट, आप इसके पीछे के रीज़न क्या समझते हैं? फ़र्स्ट ऑफ ऑल जी थैंक यू, आप लोगों ने इनवाइट किया। एक्चुअली में जो मेजर इशू है हमारे पाकिस्तान का कि हम आउटडेटेड हैं। लाइक हम वर्ल्ड से कोई 30 to 40 ईयर्स बैक चल रहे हैं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, करिकुलम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा जो सिलेबस है, जो पढ़ाया जाता है, वो इतना अपग्रेड नहीं है, जिसकी बेस पे जो स्टूडेंट्स हैं जब वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, पढ़ते हैं, अपनी डिग्री मुकम्मल करते हैं, डिग्री मुकम्मल करने के बाद जब वो प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं तो उसका प्रैक्टिकल फील्ड में कोई लिंक नहीं होता। उनको उनकी डिग्री की बेस पे जॉब नहीं मिल रही होती। रिसर्च के मुताबिक ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट वो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने अपनी डिग्री जो है अगर BS इंग्लिश में मुकम्मल की होती है और जॉब वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में कर रहे होते हैं। मतलब उनको ड्यूरिंग स्टडी पता ही नहीं होता कि उन्होंने किस फील्ड में जाना है। और सबसे बड़ा अलमिया जो है हमारे पाकिस्तान का वो ये है कि हम सपोज़ कर लेते हैं कि हमें जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एडमिशन लेना है, हमें पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। बच्चा जो है वो यूनिवर्सिटी अप्लाई कर लेता है, लेकिन उसका जो मेन इंटरेस्ट होता है या पैशन होता है, ठीक है, वो कोई और डिग्री होती है। ऐसे ही वो बेसिकली जस्ट उस यूनिवर्सिटी में जिसका उसका ड्रीम होता है उसमें एडमिशन के लिए हमने ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जो जिनकी स्पेशलिटी या जिनकी माइंड सेट, स्किल सेट वो बने होते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए या बने होते हैं वो फिजियोथेरेपी के लिए। वो क्योंकि उसको एडमिशन नहीं मिलता जिसी फैसलाबाद में, तो वो उसमें इस्लामियत में भी एडमिशन लेके आ जाते हैं और अपनी 4 साल की डिग्री जब मुकम्मल करके आते हैं तो वो फील करते हैं कि अब हमने जॉब क्या करनी। तो एक तो ये है कि कंटेंट की अपग्रेडेशन नहीं है। मैंने आपको बताया 30 to 40 ईयर्स हम बैक हैं इंटरनेशनल जो है वर्ल्ड से। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर लें तो हम अक्सर देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजी फ़ॉरेन कंट्रीज़ आज से 10 साल पहले यूज़ कर रही हैं, 5 साल पहले यूज़ कर रही हैं, हमें आज जाके उन सारी चीज़ों के हवाले से इन्फॉर्मेशन होती है। तो मीन वाइल अगर हम देखें तो बेसिकली जब से ये कोविड आया, जब दुनिया ओपन हुई, एक अब जो है अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो आपको वर्ल्ड में जॉब मिल सकती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग जो कि जिनका माइंडसेट बड़ा क्लियर था, जिनका जो विजन बड़ा क्लियर था, जिन्होंने अपनी उस फील्ड में ही स्टडी की जिसके लिए बने हुए थे, ठीक है, तो वो उनको वर्ल्ड ने अपॉर्चुनिटीज़ देती, ठीक है। लेकिन वो लोग जो कि राइट सिलेक्शन ऑफ कोर्स नहीं कर सके, तो मैं समझता हूँ कि ये एक तो वजह ये है। और दूसरी वजह ये है कि जब तक हम अपने जो है करिकुलम को बेहतर नहीं करेंगे, बच्चे को जो पढ़ा रहे हैं और बच्चा उस पढ़ने के बाद उसकी बेस पे उसको जॉब नहीं मिलेगी, तो उस वक्त तक जो है ये एडमिशन आप देखेंगे जो है ना हर साल कम होता जाएगा। उसके बाद जो बीइंग अ पाकिस्तानी हमारा एक माइंडसेट था कि हमें जो है BS करना है, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब देनी है। अब क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है नहीं है, गवर्नमेंट जो है प्राइवेटाइजेशन पे आ गई है, हर स्कूल को भी प्राइवेटाइज कर रही है, कॉलेज को भी आप देखेंगे गवर्नमेंट का विजन है कि 2030 तक उन्होंने तमाम एजुकेशन प्राइवेटाइज कर देनी है, वो चाहे स्कूल्स हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, चाहे कॉलेज हैं। जब डेफिनेटली जॉब ही नहीं होनी, बच्चे का जो माइंडसेट हमने लगाया ही नहीं उसको, जब हमने उसको डे फर्स्ट से इस चीज़ पे लगा दिया कि आपने गवर्नमेंट जॉब करनी है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने ऐसी बात है, डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है और स्टूडेंट सोचते हैं कि जिस डायरेक्शन के तहत वो एजुकेशन फील्ड में आए थे वो पूरा होता हुआ मकसद नहीं दिखाई देता है। तो करंटली बच्चा कंफ्यूज है कि जो आज से 10-14 साल पहले उसने एक ड्रीम था कि मैंने टीचर बनना है, ठीक है, और उसने पूरे 14 साल इसी पे लगा दिए कि वो टीचर बनेगा। अब बीच में आगे हमारी क्योंकि प्लेसेस कंसिस्टेंट नहीं, अब वो डेफिनेटली वो परेशान है कि अब तो हमने सोचा ही नहीं कि हमने सोचा ही था टीचर बनना है, अब टीचर बनने के ख्वाब तो पूरे नहीं होते नज़र आ रहे। तो इस सेम जो है सिनेरियो जो है ना आपके MBBS में है कि आप यकीन करें कि हम ऐड देते हैं तो जो है तो उसमें MBBS लोग भी अप्लाई करते हैं फॉर प्राइवेट जस्ट फॉर
30,000 और 40,000 के लिए हमें आप जॉब दे दें। अब एक MBBS मैं एक दिन सोशल मीडिया पे एक रिपोर्ट भी देख रही थी कि हर साल जैसे डॉक्टर्स ग्रेजुएट होते हैं, जो मेडिकल में बेरोज़गारी की शरह है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर हम एक डॉक्टर पे बनने की पोस्ट के हवाले से बात करें, आप देखते हैं कि कितनी पोस्ट होती है, कितनी मेहनत होती है, लेकिन इसके बावजूद हम मेडिकल ग्रेजुएट्स को कंपनसेट नहीं कर पा रहे हैं कहीं पर भी। देखिए वो 10 to 15 मिलियन की कास्ट आती है एक जो है MBBS डॉक्टर को जो है वो अपनी स्टडी मुकम्मल करने के लिए। बेसिकली मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जब तक हम अपने करिकुलम में इनोवेशन नहीं लेके आएंगे, जब तक हम उसको इंडस्ट्री के साथ लिंकेज नहीं बिल्डअप करेंगे, जब तक हम बच्चों को जो है क्रिटिकल थिंकिंग पे नहीं लेके आएंगे, इनोवेशन पे नहीं लेके आएंगे, तो उस वक्त तक बच्चा जो है ना वो कोई मार्केट में लीडर नहीं बन सकेगा। बिल्कुल इसी तरह से, और आजकल के दौर में लीडरशिप क्वालिटीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जहांगीर, आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ कि आप के पीछे आप क्या देखते हैं? आपने इंस्टीट्यूट्स भी विज़िट किए होंगे, यूनिवर्सिटीज़ भी विज़िट की होंगी, क्यों कन्वेंशनल एजुकेशन का ट्रेंड कम होता हुआ नज़र आ रहा है हम लोगों को? अच्छा, हमारे यहाँ चूँकि हम अर्ली अडॉप्टर्स नहीं हैं, कोई भी चेंज आती है उसको कुछ लोग होते हैं अर्ली अडॉप्टर्स, सबसे पहले उसको अडॉप्ट करने वाले। हम वो नहीं हैं, हम उसको रेजिस्ट करते हैं। कोई भी चेंज आती है, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, हम पहले उसको रेजिस्ट करते हैं। अब इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि जब पहली बार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम गवर्नमेंट स्कूल को इंग्लिश मीडियम करने जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा रुकावट हमारे टीचर्स ने डाली कि हम इंग्लिश में नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, माजी में आपको भी पता होगा, आपने यह सुना होगा कि 6ठी जमात से ABC स्टार्ट करते थे गवर्नमेंट स्कूल में, जबकि प्राइवेट स्कूल में वो नर्सरी प्रेप से ही स्टार्ट थी। तो हम गवर्नमेंट के तौर पर, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत बड़ा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ही उसको अडॉप्ट नहीं करेगी एक चीज़ को, एक इनोवेशन को, एक जिद्दत को, तो आप कैसे उसको कंसिडर कर सकते हैं कि वो कामयाबी से हम एज अ होल, एज अ नेशन उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट स्कूल्स पीछे रह जाते हैं। दुनिया में टेक्नोलॉजीज़ जब फ्लॉप हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो पुरानी वाली पाकिस्तानी अडॉप्ट करते हैं। अब टीचिंग में भी ऐसे ही है हमारे यहाँ, आज तक भी हमारे यहाँ लेटेस्ट क्लासरूम गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं है, ना लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं। हमारे यहाँ आज भी जो टीचर है वो मोबाइल को बहुत समझता है नेगेटिव। वो ये नहीं पता कि मोबाइल से अब सारी दुनिया कनेक्ट हो रही है, अब डिजिटल गैजेट्स के साथ सारी दुनिया कनेक्ट हो रही है। बच्चों को किताबों के बजाय टैबलेट दिए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि सब कुछ एक टैबलेट में है। अब देखें, 10 किलो का बस्ता एक बच्चे को उठाना है आपने बिल्कुल 4-5 साल की उम्र में, तो उसकी बजाय एक टैबलेट अगर उसके पास होगा, उसी में सारी बुक्स होंगी, उसी में सारा कंटेंट उसका होगा। मैं कहता हूँ कस्टमाइज़ कर लें बच्चों के लिए कि टैबलेट ऐसे हो उसमें सिर्फ उसका सिलेबस हो, कुछ और ना हो। गवर्नमेंट कर सकती है, आप कस्टमाइज टैबलेट बच्चों के लिए बनवा सकते हैं। लेकिन 10-15 किलो का बस्ता, टेक्नोलॉजी को आज भी बहुत बड़ा फोबिया समझा जाता है। हम ये समझते हैं कि बच्चों को अगर जदीद टैब्स ले दिए होंगे तो वो एजुकेशन में पीछे रह जाएंगे, और कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन निज़ाम में ये चीज़ भी हम नोटिस करते हैं कि पॉलिसीज़ जो हैं वो कंसिस्टेंस नहीं है। करियर काउंसलिंग पे काफ़ी ज़्यादा काम होना बाकी है। करियर काउंसलिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किस स्टेज पर करनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए हमारे साथ। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह से दौर तरक्की कर रहा है, एजुकेशन के तकाज़े भी कहीं ना कहीं हमें बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज भी अगर हम हमारे एजुकेशन फील्ड के हवाले से बात करें, हमारे कॉलेजेस के हवाले से बात करें, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बात करें, तो हम जदीद दौर को कम्पीट नहीं कर पा रहे। कहीं पर हमारे सिलेबस का इशू है, कहीं पर हम टेक्नोलॉजी से उस तरह से आहंग नहीं हैं। यासिर साहब, आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ कि 9th और 10th के बाद मैं समझती हूँ कि ये वो आपकी लाइफ का आगाज़ हो जाता है, आपकी करियर की डायरेक्शन समझ आ जाती है कि आगे आपने किस फील्ड में जाना है, मेडिकल में जाना है, कंप्यूटर साइंस जो है इसे इख्तियार करना है। तो एक अच्छे कॉलेज की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? बेसिकली जो कॉलेज है ना जी, उसमें एजुकेशन के साथ साथ उसकी फैसिलिटीज़ भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही होती है। हमारे क्योंकि पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ कम होती हैं, कॉलेज ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें कॉलेज को बिल्डअप करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट, जब हम गवर्नमेंट लेवल की बात करते हैं तो डेफिनेटली मैं किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात भी करें तो उनके पास भी बेसिक सहूलियत जो है ना वो अवेलेबल नहीं है। उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि गवर्नमेंट फंड ही नहीं कर रही। आपके जो बजट्स हैं हमारे HEC के,
वो इतने नहीं हैं कि वो जो है ना स्ट्रेंथन कर सके हमारी यूनिवर्सिटीज़ को या हमारे कॉलेजेस को। तो वो कहते हैं ना जी कि बेसिकली एजुकेशन के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन में आपको एक बेहतरीन टीचर की ज़रूरत पड़ती है, टीचर के साथ साथ बेहतरीन लैब की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अलमिया हमारा ये है बेसिकली जिसकी जो कि हमारा टॉपिक है कि बच्चा कम क्यों हो रहा है। हमारे पास लैब्स हैं लेकिन हमारा सिस्टम जो है ना हमें लैब्स में जाने की परमिशन नहीं देता, क्योंकि जब प्रैक्टिकल्स होते हैं तो उस प्रैक्टिकल्स में जो मार्क्स सिस्टम है हमारा या जो वैल्यूएशन सिस्टम है उस लेवल पर रोल अदा नहीं कर रहा होता, बच्चा चाह के भी लैब्स में नहीं जा रहा होता। तो इसके लिए सावधान है कि लैब भी अगर हम मैनेज कर लें, लैब के साथ साथ लैब्स की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके लिए सावधान है कि मतलब हमें हर लेवल पे जाके अपनी जो सहूलियत को बढ़ाना पड़ेगा। सहूलियत में लैब्स हमें देनी पड़ेगी, कंप्यूटर लैब्स देनी पड़ेगी, रोबोटिक्स लैब देनी पड़ेंगी। अभी जो फ्यूचर ट्रेंड्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं, हमें चाहिए कि हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में AI फोकस रोबोटिक्स लैब हों ताकि हम AI को सीख सकें। चाइना में अभी एक रिसर्च हुई है तो उन्होंने प्ले ग्रुप से जो है ना इसको इम्पोज कर दिया कि हमारा बच्चा 8 घंटे जो है ना वो AI सीखेगा, 8 आवर्स AI That's amazing। ये इसी का पर्पज़ है कि हम देखते हैं कि AI बहुत आम हो गया है, ChatGPT आम हो गया, लेकिन हम इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि हम अपने बच्चों को इसकी इंपॉर्टेंस बता ही नहीं पा रहे हैं। देखिए मैंने पहले आपसे कहा कि हम 30 से 40 साल पीछे हैं वर्ल्ड से, ठीक है। अभी हम इंफॉर्मेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम डेवलपमेंट पे जा रहे थे, जिसमें हम जो रिसेंटली मेरी एक मीटिंग हुई है कि जिसमें जो करिकुलम जो है बेसिकली कैम्ब्रिज के बाद या ये ऑक्सफोर्ड के बाद ऑस्ट्रेलियन करिकुलम है वो बहुत एडवांस है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली जो मैं समझता हूँ हमें चेंज चाहिए, हमें एक तो अपडेटेड करिकुलम चाहिए जो कि अभी गवर्नमेंट पाकिस्तान इस पर काम कर रही है, इस पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है। उस करिकुलम के मुताबिक उस फैसिलिटीज़ को हमें ऐड करना पड़ेगा जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो चाहे स्कूलिंग है, ठीक है, वो चाहे अभी अगर हम बात करें कि फैसलाबाद बड़ा शहर है, हम शायद अभी सिर्फ 20% बड़े शहरों में सहूलियत देने में कामयाब हुए हैं, जो वो भी प्राइवेट स्कूल कुछ हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे अपनी सर्विस दे रहे हैं। लेकिन जब हम अपने रूरल एरिया की बात करते हैं तो वहाँ तक तो बहुत गैप है। ये बिल्कुल इसी तरह तो से हमें बेसिकली सिचुएशंस के बिल्कुल बरक्स है। मतलब मैं समझता हूँ कि अगर हम 30-40 ईयर्स जो है वो फैसलाबाद पीछे है वर्ल्ड से, तो 50-60 ईयर्स जो है ना ये हमारे छोटे शहर लाइक मैं अगर बात करूँ आरफाला की, पाकपतन की, ये शहर 50 से 60 साल पीछे हैं दुनिया से। तो इन्हीं बेसिकली इसी जनरेशन ने जाके मुल्क की खिदमत करनी है, दुनिया में नाम बनाना है। तो बेसिकली हमें फैसिलिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हर लेवल पे स्टेम लैब की बहुत ज़रूरत है। स्कूल लेवल पे दुनिया जो है वो साइंस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, तो हमारे पास जो है इसकी कोई सहूलत नहीं है, मतलब गवर्नमेंट स्कूल में तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। प्राइवेट जो है वो कुछ किस लेवल पे ये स्टेम लैब बिल्डअप की हैं, रोबोटिक्स लैब बिल्डअप की हैं। तो ये ज़रूरत है वक्त की दुनिया में कम्पीट करने के लिए भी और पाकिस्तान में भी जो एक अच्छा रोज़गार बनाने के लिए भी। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि हमारे स्कूलों में भी और कॉलेज में भी एंटरप्रेन्योरशिप की भी एक पूरी एक क्लास होना चाहिए, एक लेक्चर, एक हमें बाकायदा टीचर रखने चाहिए जो कि बच्चों को प्ले ग्रुप से एंटरप्रेन्योरशिप सिखाएं। क्योंकि बेसिकली पाकिस्तान में रहने के लिए, दुनिया में रहने के लिए जो जॉब कल्चर है वो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा। जो चीज़ जो है वो जो एग्जिस्ट करेगी वो एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर होगा, जो कि हमें बिल्डअप करने की ज़रूरत है, उसके लिए हमें एफर्ट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, आप भी यासिर साहब मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि हम इस चीज़ में बहुत पीछे, इवन यूनिवर्सिटी लेवल में, अभी हम स्कूल लेवल के हवाले से बात कर रहे थे, हमारे स्टूडेंट्स हैं, बिज़नेस की डिग्रीज़ होती हैं, MBA उनके पास एक अच्छी जिसे कहते हैं ग्रेड्स में मौजूद होता है, लेकिन उसके बावजूद वो जाके कम्पीट नहीं कर पाते हैं। तो इसमें आप क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ कंसेप्चुअल स्टडी नहीं कराई जाती, या हमारे यहाँ लैब्स जैसे यासिर साहब बता रहे थे कि वो तो बिल्कुल अप टू डेट नहीं है। तो इस हवाले से आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट रखते हैं? अच्छा, हमारे यहाँ चूँकि टीचर्स और बच्चे, मैं समझता हूँ लर्निंग एनवायरनमेंट हमारे यहाँ तालीमी इदारों में परवान चढ़ ही नहीं सका। अब क्या करते हैं, अब सेमेस्टर सिस्टम जब से आया है तब से मैं समझता हूँ क्वालिटी एजुकेशन और ज़्यादा पुअर हुई है। पहले जब आपका एनुअल सिस्टम था तब फिर भी बच्चे कुछ पढ़ते थे कि अननोन पेपर आएगा और अननोन पेपर सेटर है, मुझे नहीं पता कि मेरा पेपर किसने बनाया है, मुझे ये नहीं मालूम कि मेरा पेपर किसने चेक करना है। एनुअल में ये होता था और तब बच्चे पूरी किताब गो थ्रू करते थे, पढ़ाई करते थे, अंडरस्टैंड करते थे चीज़ों को, क्योंकि उसमें आपको पास होने के लिए पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सेमेस्टर सिस्टम में पास होने के लिए आपको और टीचर का ताल्लुक अच्छा होना चाहिए। टीचर को पता है कि ये स्टूडेंट है जी पास है, ठीक है।
और आपको पता है कि वही टीचर ने आपको पढ़ाना है, उसी ने पेपर बनाना है, उसी ने पेपर चेक करना है। तो आप एक तो है कि आपको 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन देंगे। अब देखिए कहाँ एनुअल में आपने पूरी बुक पढ़ी है, तो यहाँ पे 5, 7, 10 क्वेश्चन में पूरा सिलेबस आप कवर कर लेते हैं। ठीक है, आउटलाइन भी किसी यूनिवर्सिटी की उठा के देख लें तो 10 टॉपिक होते हैं। अगर आप यही एनुअल में करें तो वो 10 चैप्टर होंगे, और सेमेस्टर सिस्टम में करेंगे तो 10 क्वेश्चन होंगे। ये फ़र्क है हमारी एनुअल और सेमेस्टर सिस्टम में। इसमें अब क्या हो रहा है कि जब से ये किया गया है इसको अडॉप्ट सेमेस्टर सिस्टम को, तब से हमारे नंबर की, मार्क्स की परसेंटेज तो बहुत ऊपर चली गई है। अब देखिए ना 4/4 CGPA बच्चों की आ रही है, जबकि एनुअल में आपकी फर्स्ट डिवीज़न 60% बहुत मैटर करती थी कि आपने 60% नंबर ले लिए। बिल्कुल इसी तरह से गोल्ड मेडलिस्ट के पास वो क्वालिटीज़ नहीं होती जो मार्केट को कम्पीट करने के लिए। तो अब 90+ नंबर बच्चों के आ रहे हैं, लेकिन क्वालिटी वो 60% वाली भी नहीं है जो एनुअल के 60% थी। तो इस वजह से बच्चा भी इसको नहीं ज़्यादा सीरियस ले रहा है एजुकेशन को, और टीचर भी नहीं ले रहा। उसे पता है मैंने ये 10 सब्जेक्ट पढ़ा के। अब देखिए आप BA का पंजाब यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट 10 साल पहले का निकलवा के देख लें, आपको 25-30% से ज़्यादा रिज़ल्ट ग्रेजुएशन का नहीं मिलेगा। ऐसे ही अब जो सेमेस्टर सिस्टम में है उसमें आपका रिज़ल्ट 99% आ रहा है। कोई 1% बच्चे फेल होते हैं, वो भी अपनी नाअहली की वजह से, या वो नहीं आते, या टीचर से अनबन उनकी हो जाती है, या वो वैसे ही लेकिन इतने। जहाँ पर यूनिवर्सिटी में इतनी रिलैक्सेशन होती है तो वहाँ पर कंसेप्चुअल एक स्टडी का कॉन्सेप्ट भी आम होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको बुक्स में रट्टे नहीं लगाने पड़ते, आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फिर हम कंसेप्चुअल स्टडी की तरफ क्यों नहीं लेकर आ पा रहे? इसमें कंसेप्चुअल की तरफ इसलिए नहीं आ रहे कि वो टीचर्स के अपने कंसेप्ट क्लियर होंगे तो बच्चों को करवाएंगे। बहुत सारी जगहों पर टीचर खुद वो हैं इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में जो खुद सेमेस्टर सिस्टम से पढ़ के ऊपर आ गए। जो पहले एनुअल सिस्टम वाले टीचर्स थे वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट थे, और जब से सेमेस्टर सिस्टम वाले पढ़े हुए टीचर आ रहे हैं वो उतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं। आप कंपैरिजन करवा के देख लें, कोई स्टडी करवा के देख लें, तो ये रियलिटी आपके सामने आएगी कि जो टीचर्स, क्योंकि तब जब टीचर पढ़ाता था उसको पता होता था कि ये मेरा भी इम्तिहान है, बच्चे को मैंने पढ़ाना है, और मुझे नहीं पता इसका पेपर कौन लेगा, तो टीचर भी ज़्यादा मेहनत करते थे। अब जब मुझे पता होगा मैंने ही आपको पढ़ाना है, मैंने ही आपका एग्ज़ाम लेना है, मैंने ही आपको नंबर देने हैं, मुझे डर ही कोई नहीं किसी का कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा। बिल्कुल। देखिए ना, पहले वाले टीचर को ये डर था कि मेरा बच्चा फ़ेल होगा तो मेरा रिजल्ट, अब जैसे मैट्रिक में है, मैट्रिक में आज भी टीचर ज़्यादा मेहनत करवाता है, आपकी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा मेहनत मैट्रिक का टीचर करवाता है। उसको नहीं पता कि मेरे बच्चे ने किसके बनाए हुए पेपर में जाके बैठना है, उसे नहीं पता कि मेरे बच्चे का पेपर किसने चेक करना है। वो बच्चों पे ज़्यादा मेहनत करता है, बच्चों को ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश करता है, जबकि यूनिवर्सिटीज़ में ये कल्चर नहीं है। यूनिवर्सिटी में पता है टीचर को कि मैंने ही पेपर चेक करना है, मैंने ही पढ़ाना है, मैं 4 क्वेश्चन पढ़ाऊँ, 5 पढ़ाऊँ, 10 पढ़ाऊँ, ये मेरी मर्ज़ी है। बिल्कुल, यही कहीं ना कहीं जहांगीर ये चीज़ ना हमारे एजुकेशन निज़ाम को बुरी तरह से मुतासिर कर रही है। एक तरफ हम पूरी दुनिया की बात करते हैं, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे पास नौजवान नस्ल की कमी नहीं है, लेकिन इन्हें सही डायरेक्शन हम तभी प्रोवाइड कर पाएंगे जब हमारा एजुकेशन निज़ाम जो है इतना मजबूत हो सके। एजुकेशन सिस्टम के हवाले से फर्दर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए हमारे साथ। वेलकम बैक। एजुकेशन फील्ड के हवाले से बात हो रही है। एजुकेशन बड़ी वास्ट एक कॉन्सेप्ट है जो कि किसी भी सोसाइटी को प्रोग्रेसिव सोसाइटी बना सकता है, सिविलाइज नेशन जो है वो हम लोगों को बना सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे एजुकेशन निज़ाम में हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि तब्दील होने की ज़रूरत है। पॉलिसीज़ जो है वो कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है। एटलीस्ट जो हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो मार्केट को कम्पीट कर पाए। एजुकेशन के हवाले से फ़र्दर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं तारुफ़ करवाना चाहती हूँ, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मोहम्मद शहबाज लतीफ़ साहब ने। आप प्रिंसिपल हैं इन्फॉर्मेटिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं शहबाज साहब? अल्लाह का शुक्र है मैडम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट बहुत किया। शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। हम ना एजुकेशन के हवाले से बात कर रहे थे शहबाज साहब। हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ PhD बहुत कॉमन हो गई है, MPhil रिसर्च बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन इसके बावजूद एक क्वालिटी एजुकेशन होती है, क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या समझते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मैडम आपने इनवाइट किया। इसमें सबसे बेस्ट जो चीज़ है ना मेरे ख्याल से वो स्किल्स की डेफिशिएंसी है।
हमने क्वांटिटी में तो हम बहुत आगे निकल गए, लेकिन जो हमारी क्वालिटी है, स्किल्स है, उसके ऊपर हमारी वर्किंग नहीं है। यानी जिस तरह वो डार्विन ने कहा था, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, के विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा, फिर ही हमारी सर्वाइवल है। लेकिन हमने क्या किया है कि हमने बच्चों को मोबाइल पे लगा दिया है। हमने जो बच्चों को जो बच्चों की एक फ़िज़िकली या मेंटली एक्टिविटीज़ थी, उसकी बजाय हमने बच्चों को एक मोबाइल दे दिया कि आप ये एक्टिविटी करें, लेकिन कोई स्किल्स नहीं है उनके अंदर, कोई कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग नहीं है, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ है ये एमफिल पीएचडी हम कर लेते हैं, चले जाते हैं, जैसा कि पहले भी डिस्कस हुआ है कि वो बहुत आसान है यूनिवर्सिटी लेवल में सेमेस्टर सिस्टम पे, लेकिन जो उसका एक बुनियादी स्किल्स हैं वो हमारे पास नहीं है। तो हमें सबसे पहले बुनियादी स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं मार्केट में जाए, प्रॉपरली वो उसके पास ट्रेनिंग्स हों। इस मकसद के लिए वो कंटेंट राइटिंग, फिज़िकल एक्टिविटीज़, वो डिफरेंट चीज़ों को मतलब वो देख सकता है कि वो अपनी ग्रूमिंग करे अपनी, ताकि वो मार्केट के अंदर जाके एक अच्छा शहरी, एक अच्छा जो भी मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट्स है उसको वो मीट कर सके। बिल्कुल इसी तरह से सॉफ्ट स्किल पे हम लोग उस तरह से काम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स तो ये शिकायत करते हैं कि मार्केट में जॉब्स नहीं है, लेकिन जो कंपनीज़ होती हैं, जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो कि हायर करना चाहते हैं, वो ये शिकायत कर रहे होते हैं कि स्टूडेंट्स कम्पीट नहीं कर पा रहे। मैडम जॉब्स बहुत है, स्किल्स नहीं है लोगों के पास, skills नहीं जॉब्स अपॉर्चुनिटी बहुत है। देखिए गवर्नमेंट ने अब क्या किया है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो ख़त्म हो रही हैं, बल्कि ये अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल क्राइटेरिया यही है। गवर्नमेंट का मकसद हमारे ये रोना रोया जाता है जी गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, लेकिन अगर आप ओवरऑल पूरी दुनिया को देखेंगे गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है कहीं भी। गवर्नमेंट सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट का काम है, बाकी जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो सिर्फ हमारी स्किल बेस पे है। मैंने ऐसे भी देखा कि पीएचडी लोग आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए, वो 25, 30, 40 हज़ार पे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पास पीएचडी लोगों के पास वो स्किल्स नहीं है। वही स्किल्स अगर आप देखें कि मास्टर एमएससी लोगों के पास हैं। ये स्किल्स आपके लिए बहुत मेन प्रायोरिटी हमारी स्किल्स के ऊपर होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से स्किल्स की इंपॉर्टेंस है, कोई भी बात जिसे कहते हैं कि इनकार ही नहीं कर सकता। यासिर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि सेम इसी क्वेश्चन पे आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू में लेना चाहती हूँ कि क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है। क्या ज़िम्मेदार हमारा एजुकेशन निज़ाम है कि हम रट्टे को प्रेफरेंस देते हैं, या हमारा टीचर जो है वो उस तरह से अडॉप्ट नहीं कर पाया है जो सराउंडिंग है पूरी दुनिया में, जो एक कंपैटिबिलिटी का लेवल है एजुकेशन में? अच्छा, इसमें ना मैंने बेसिक प्रॉब्लम को समझने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि बिल्कुल जब बच्चा एक जो है ना ग्रो अप होता है ना कि, तो उसको पहले दिन से माइंड दे दिया जाता है कि आपने बड़े को ये करना है। हमने कभी बच्चे से पूछा ही नहीं कि बच्चा क्या करना चाह रहा है। बिल्कुल इसी तरह एक से बच्चा जो है, जो आज जिसने प्ले ग्रुप में एडमिशन लिया है, ठीक है, अल्टीमेटली एट द एंड उसी ने पीएचडी करनी है ना। बिल्कुल तो हमें बेसिकली इस चीज़ को समझना है कि पैशन एंड प्रोफेशन की डेफिनेशन है कि बेसिकली जब तक हम अपने पैशन के मुताबिक प्रोफेशन को चूज़ नहीं करते, उस वक्त तक हमें कामयाबी शहरी नहीं बन सकते। बिल्कुल। अब प्रॉब्लम ये है कि एक बच्चा जो है, मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जब हम बच्चे को डे फर्स्ट से ही हमारा जो एजुकेशन का निज़ाम है, हम उसको रट्टे पे लगा दिया, हमने उसको सोच दी ही नहीं, हमने उसको नंबर गेम पे लगा दिया। ठीक है, हमने उससे कहा जी कि बेटा नंबर लोगे तो ही कामयाब होगे। अब बच्चे की जो स्किल सेट है, बच्चे की जो क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, ठीक है, उस पर बच्चों को उस पर लगा ही नहीं रहे। अब इसके बाद होता क्या है, बच्चा ग्रो अप होता है, ग्रो अप होते होते साझा है कि जब वो ग्रेड 7, 8 में जाता है तो उसका वो माइंडसेट बन चुका होता है। ठीक है, और वो अपने इर्द गिर्द लोगों को फॉलो करता है, वो देखता है कि ये टीचर है तो मैं भी टीचर बनूंगा, ये अगर जो है मेरा जो फैमिली मेम्बर जो है ये अगर डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर बनूंगा। इन एक्चुअली में हमें ना कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत है डीप। अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान में अगर हमें पाकिस्तान को कामयाब करना है, उसके लिए हमें पूरी गवर्नमेंट लेवल पे एक कैंपेन लॉन्च करनी चाहिए। हमें जिस तरीके से हेल्थ यूनिट है ना, इसी तरीके से कैरियर यूनिट होने चाहिए हमारे पास। देखिए, हमें एक पेन होती है और उसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, और उसकी ट्रीटमेंट लेके आ जाते हैं। कैरियर काउंसलिंग जो है, जो कि सारी ज़िंदगी आपके साथ रहनी है, कि जिस फील्ड में आपके लिए आप बने हुए हैं, क्या उस फील्ड में ही आपने स्टडी की है, क्या उस प्रोफेशन में भी आपने जॉब की है? कहीं ना कहीं यासिर साहब ये भी बात है ना कि हम देखते हैं कि आजकल कंप्यूटर साइंस का दौर है, तो बगैर सोचे समझे पेरेंट्स बच्चे को प्रेशराइज़ करना शुरू हो जाते हैं कि नहीं, फ़लाँ के बच्चे ने कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट अडॉप्ट किया है, आने वाला दौर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तुम्हें भी इसमें जाना है, बजाय इसके कि हो सकता है वो बच्चा एक अच्छा पेंटर हो, एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर हो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ कि पेरेंट्स के एंड पे भी थोड़ी सी कमी हमें देखने में मिलती है। देखिए, मैं इसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा था कि बेसिकली हमें रूट काज को पकड़ना है, हमें कैरियर काउंसलिंग यूनिट बनाने हैं,
उसके मुताबिक हमें बच्चों को उसके पूरे प्रोसेस से गुजारना है। एक बच्चे के 8-10 सेशन हो जिससे वो गुजरे, जिससे वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर सके कि एक्चुअल में मेरे अंदर क्या स्किल सेट है, मेरे अंदर क्या एबिलिटीज़ है और किस लाइन को मैं चूज़ करूँगा और जिसके साथ मैं अपने कैरियर को आगे लेके चला जाऊँगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम उल्टा है। हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली वो डॉक्टर, मैंने भी डॉक्टर बनना है, वो इंजीनियर, मैं भी इंजीनियर बनना है, भी उसके अंदर डॉक्टर की एबिलिटी होगी बनने की तो वो अच्छा डॉक्टर बन गया। तो हमें बेसिकली इस चीज़ को चेंज करना है और फिर ग्रेजुअली हमें रट्टे से बाहर निकालना है बच्चे को। ठीक है, हमें ये मेट्रिकुलेशन में जो रट्टा लगा के जितने ज़्यादा नंबर लेगा उस चीज़ से जितनी जल्दी हम बाहर निकलेंगे उतनी जल्दी हम देखेंगे कि एज आ इंडिविजुअल, एज आ कौम हम तरक्की करेंगे। हमें बेसिकली बच्चे को उसकी जो है इनोवेशन, स्किल्स, क्रिएटिविटी पे लेके आना है। बच्चे को एक कामयाब इंसान बनाना है हमें कामयाबी नहीं लेके, हमें एक्सीलेंस पे लेके जाना है बच्चे को। बच्चे को बच्चे की जो एक्सीलेंस है ना उस पर काम करना है। वो तब होगी जब जिस माइंडसेट का मैं पर्सन हूँ उस माइंडसेट के मुताबिक मैं स्टडी करूँगा। तो हमें पीएचडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आज आपको बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि वी नीड नॉट डॉक्टर्स, वी नीड नॉट पीएचडी डॉक्टर्स। हमें बेसिकली ज़रूरत है कि एक बच्चा जो है, अगर आपको लगता है, हमें लगता है कि उसके अंदर जो अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स हैं, तो बेसिकली हम उसको सिंपल बीए करवाएं और सीएसएस का एग्ज़ाम दें और अल्टीमेटली जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर, ही कैन बम द असिस्टेंट कमिश्नर। अब ठीक है, अभी कल मैं बैठा हुआ था तो डिस्कस हुई, एक बेटी थी उसने एफएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया और उसके बाद उसकी एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट जो है उसकी जॉब होगी एफएससी के बाद ही। ठीक है, तो बेसिकली उस बच्ची ने उस माइंडसेट को पहचाना कि मेरी ये फील्ड है, तो उसने नर्सिंग फील्ड को चूज़ किया और आर्मी में अल्टीमेटली उसने जो है उसका एडमिशन हुआ और वो अब अपने कैरियर को जो है बिल्कुल। आजकल के दौर में स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप किस फील्ड के लिए बने हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपका जो इंटरेस्ट है, ये बहुत ज़्यादा आपकी जानने की ज़रूरत है, जिसमें पेरेंट्स जो हैं वो उस तरह से रोल नहीं प्ले करते। तो यहाँ पर कहीं पर आकर मुझे लगता है कि हमारे एजुकेशन निज़ाम में भी थोड़ी सी बेहतरी की ज़रूरत है। करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट्स पर काफ़ी ज़्यादा काम होना बाकी है। फर्दर भी एजुकेशन के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं गोल्ड मार्केट में। गोल्ड जो है उसकी मौजूदा प्राइस क्या चल रही है, क्या आज भी सोना जो है वो महंगा होने जा रहा है। तो सबसे पहले एक तोला कीमत के हवाले से बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड की आज की एक तोला कीमत जो है वो मार्केट में 3,84,000 है। और इसी तरह से 10 ग्राम के हवाले से बात करें, 3,29,223 में 10 ग्राम जो गोल्ड है वो मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। गोल्ड को तो यूँ मानो जैसे कि पार लग गए हैं, दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो हाई होती हुई दिखाई दे रही है। ये थी आज की गोल्ड प्राइसेस। अब देखते हैं कि करेंसी की क्या सूरत हाल है, क्या डॉलर जो है वो मुस्तकिम है, पाउंड रेट जो है क्या वो भी फ्लक्चुएट कर रहा है। तो सबसे पहले यूरो के हवाले से बात करते हैं। तो आज यूरो की जो बाइंग पावर है वो 332.50 है और सेल जो है 336.50 में किया जा रहा है। इसी तरह से सऊदी रियाल है 75.40 में बाय किया जा रहा है और 76.40 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएई दिरहम के हवाले से बात कर लें तो 77.15 में बाय हो रहा है और 78.15 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूके पाउंड के हवाले से बात करें तो 384.50 में बाय किया जा रहा है और 379.50 में फ़रोख्त किया जा रहा है। 282.35 जो है वो डॉलर की बाइंग पावर है और 282.55 जो है ये इसकी सेलिंग पावर है। हम देख रहे हैं कि यूके पाउंड और डॉलर जो है ये मुस्तकिम हमें दिखाई दे रहा है और ज़्यादातर हमारी जो ट्रेड है वो डॉलर्स में हो रही है। तो डॉलर मजमूई तौर पे अभी भी हम देख रहे हैं कि मुस्तकिम है। और इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें, गोल्ड और करेंसी एक किस्म की इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन इसके साथ साथ एजुकेशन जो है वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। तो इसे सोच समझ कर करें। जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि करियर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरफ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो रुझान होता है वो किसी और फील्ड की तरफ होता है, लेकिन पेरेंट्स फोर्स करते हैं या हम अपनी सराउंडिंग से इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन ले लेते हैं कि हम अपनी फील्ड का तयन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जब हम ग्रेजुएट हो जाते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। शहबाज लतीफ़ साहब, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हम ब्रेक पे जाने से पहले करियर काउंसलिंग के हवाले से बात कर रहे थे, टीचर्स के रोल के हवाले से बात कर रहे थे। एक अच्छे टीचर का रोल आप किस तरह से देखते हैं एक स्टूडेंट की लाइफ में? टीचर से पहले तो कुछ पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मिसाल के तौर पे बच्चे ने जब घर से निकलना है, डिग्री की सिलेक्शन करनी है कि मैंने क्या आगे करना है, वालिदैन कहते हैं भी ये डिग्री है, ये मुझे पसंद है, आपने इस फील्ड में जाना है, लेकिन बच्चे की पसंद को नहीं देखा जाता। हमारे एक और थोड़ी सी एक है हमारे मार्केट के अंदर यहाँ पे हमारे कि बच्चे को जो डिग्री पसंद हो या ना हो, हमने देखना ट्रेंड किस चीज़ का है। हालांकि अगर हम बीएस लेवल पे चले जाएं
तो अगर हम देखें कि आज किस डिग्री का दौर है, यानी आजकल देखें लोग डिजिटल की तरफ बहुत जा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस की तरफ बहुत जा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं देखना कि आज किस चीज़ का ट्रेंड है, हमें ये देखना है कि जब बच्चा डिग्री करेगा 4 साल के बाद किस चीज़ का ट्रेंड होगा। उस लिहाज से हमें अपने आप को, अपने बच्चे को उसकी तरफ लेके जाना होगा। फिर वालिदैन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके बाद फिर टीचर्स की है। टीचर्स क्या है कि जब क्लासरूम में पढ़ाए, सबसे पहली चीज़ जो क्लासरूम में टीचर के ज़िम्मे है, मैं समझता हूँ कि बच्चे को इखलाक का दर्स देना चाहिए। बच्चे को इस चीज़ का पता हो कि मैंने अपने असातिज़ा के साथ कैसे डील करना है, मैंने अपने प्रिंसिपल के साथ कैसे करना है, मैंने आगे जो बाकी मेरे क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ कैसे करना है। उसके बाद एजुकेशन सिस्टम है। यानी एक अच्छा टीचर जो है, सबसे पहले तो वो बच्चे जो है ना वो टीचर को फॉलो करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से। टीचर जिस तरह होगा, जिस तरह का वो पहनेगा, जिस तरह की वो स्पीकिंग लैंग्वेज यूज़ करेगा, बच्चे उसको फॉलो करेंगे। बिल्कुल, और ख़ास करके यहाँ पर मैं बात करूँ जो हमारे केजीज़ के स्टूडेंट हैं, जो नर्सरी के स्टूडेंट्स, हमने अक्सर औकात देखा है कि जब बच्चे स्कूल से आते हैं वो प्रॉपर टीचर की तरह प्रिटेंड कर रहे होते हैं, घर में टीचर बनना और ये सारी चीज़ें। तो एक टीचर को मैं समझती हूँ कि मॉरलिटी पे बड़ा फोकस करना चाहिए, स्टूडेंट्स को एटलीस्ट जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है उसके चैलेंजेस के हवाले से भी बताना चाहिए। बिल्कुल, ये टीचर्स को, टीचर ने जिस तरह से बिहेव क्लास में करना है, बच्चे ने उसी को फॉलो करना है। एक अच्छा टीचर जो है अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करे, टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हमारे यहाँ पे कुछ 40-40, 50, 60 साल के टीचर्स हैं, यकीन करें उनके पास जो नॉलेज है वो प्रीवियस है, वो 40 साल पुराना जो सिस्टम था उसी को लेके चल रहे हैं। यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें जो मॉडर्निज़म है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को इनोवेट करना चाहिए, मॉडर्निज़म की तरफ जाना चाहिए। दुनिया हमसे बहुत आगे निकल गई है, हमें भी चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर वर्किंग करें। देखें ये AI का बहुत दौर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो चैट GPT के अलावा किसी को पता ही नहीं AI क्या है। क्यों? क्योंकि अब कोई भी चीज़ है ना, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक बच्चा स्टूडेंट ही था, तो मैंने कहा ये वाली एक्टिविटी ना आपने करनी है, तो बच्चा कहता सर, हालांकि वो टोटली इररेलेवेंट है इस चीज़ से, मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन वो कह रहा है सर चैट GPT पे जाएं, सर्च करें, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। मतलब बच्चे जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि ये जो बुक्स हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए, हर चीज़ हमें मोबाइल के ऊपर मिले। वो चैट GPT के अलावा हमें नहीं पता कि AI कहाँ तक पहुँच गई है। रिसर्च में भी मैंने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो रिसर्च में भी बड़े रिसर्च लिखवा रहे होते हैं, चैट GPT को कमांड दे रहे होते हैं कि इस टॉपिक पे रिसर्च लिख दें और उस पर प्रपोजल्स बना रहे हैं। लेकिन हम ना इसका टेक्नोलॉजी का नेगेटिव यूज़ करते हैं। यकीन करें AI यहाँ तक निकल चुकी है, मैं ज़्यादा दूर नहीं, इंडिया की अगर बात करेंगे, इंडिया के एक हॉस्पिटल्स को देखकर उन्होंने टोटली AI बेस ऑपरेशन सिस्टम रखा है। यानी कि उन्होंने अगर मेडिकल के अंदर कोई भी ऑपरेट करना है, कोई लिवर ट्रांसप्लांट भी करना है, तो वो उन्होंने इस तरह का जदीद सिस्टम इंस्टॉल किया है कि वो सारे का सारा AI की मतलब रोबोटिक सिस्टम है सारा। इवन कि ये चीज़ें हमारे पाकिस्तान में, इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया इस मामले में, लेकिन बिल्कुल हमारे पड़ोस में इकट्ठे हम आज़ाद हुए हैं, लेकिन क्या है प्रायोरिटीज़ हमारी नहीं है। बिल्कुल, आज के दौर के हवाले से बात करें तो दुनिया को कम्पीट करना है तो हमें हमारी टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी बहुत आगे चलना होगा, अपना जो कुरिकुलम है उसे इस तरह से डिज़ाइन करना होगा कि हम पूरी दुनिया के साथ कम्पीट कर सके। बहुत शुक्रिया शहबाज लतीफ़ साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। बहुत शुक्रिया यासिर सलीम साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। एजुकेशन जो है वो इन्वेस्टमेंट है और इसे बड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करें अपने करियर को लेकर, अपने गोल्स को लेकर। तो एजुकेशन के हवाले से हमारे टीचर्स को भी चाहिए वो भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करें। पेरेंट्स और स्टूडेंट के दरमियान जो एक गैप होता है बच्चों के दरमियान, वो गैप कवर हो जाए तो मैं समझती हूँ कि जो छोटी छोटी सी कमियाँ हमारे एजुकेशन निज़ाम में हैं वो दूर हो जाएंगी। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए हमारे साथ। वेलकम बैक। अब बात करते हैं आज के भाव के हवाले से, जहाँ पर हम आपको बताते हैं कि सब्जियाँ, दालें और चिकन जो है वो किस प्राइस में मिल रहा है, ताकि जब आप मार्केट जाएं तो आपको आसानी हो जाए, क्योंकि अशिया की कीमत जो है वो पहले से पता हो तो आपका जो बजट है वो डिस्टर्ब नहीं होता। तो चलते हैं हमारे सेगमेंट आज के भाव की जानिब। मोहम्मद नारू हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद नारू, बताइएगा कि आज जो चिकन है और सब्जियां हैं किस भाव बिक रही हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज़ मंगल की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में 2 रुपये की कमी वाक़ हुई है। 555 रुपये से कम होकर 553 रुपये फ़ी किलो मार्केट में 560 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब है। फार्मी अंडा अपनी सबका कीमत पर कायम रहता हुआ 307 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त किया जाएगा। आलू कच्चा छिलका 5 रुपये महंगा होता 75 से बढ़कर 80 रुपये, मार्केट में 100 रुपये। प्याज की कीमत बगैर तो बदल के 70, मार्केट में 100। टमाटर की कीमत बगैर तो बदल के 135 रुपये, मार्केट में
250 रुपये फ़ी किलो तक दस्तियाब है। अदरक चाइना 420 रुपये, मार्केट में 450। लहसन हरनाई की साबका कीमत बरकरार रही है 260, मार्केट में 350। सब्ज़ मिर्च की कीमत बगैर अदो बदल के 115, मार्केट में 150। फूल गोभी की कीमत बगैर अदो बदल के 180, मार्केट में भी 180 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब है। बंद गोभी की बात कर ली जाए 115, मार्केट में 150 रुपये फ़ी किलो में बेचे जा रहा है। घिया कद्दू साबका कीमत पर कायम रहता हुआ 120 और मार्केट में 150। बैंगन 120, मार्केट में 150 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। फलों की कीमतों का जायज़ा लिया जाए तो सेब गाचा अपनी साबका कीमत पर कायम रहता हुआ 250, मार्केट में भी 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। केला 130, मार्केट में 80 रुपये से लेकर 140 रुपये फ़ी दर्जन तक दस्तियाब है। और आम चौंसा की बात कर ली जाए 280 रुपये, मार्केट में 300। अमरूद 95 रुपये, मार्केट में 150 से लेकर 200 रुपये। अनार देसी 310, मार्केट में 100। चकोतरा 120 और मार्केट में भी 120 रुपये में बेचा जा रहा है। मजमूई तौर पर कीमतों का जायज़ा लिया जाए तो मुर्गी की कीमत में कमी वाक़ हुई है। सब्ज़ियों और फलों की कीमतें मुस्तहकम रही हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नारू तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से। जैसे जैसे मौसम बदलता है तो जो वालिदैन हैं उनके बच्चों को सेहत को लेकर कंसर्न भी बढ़ जाते हैं। और मानसून के हवाले से बात करें तो मानसून में हम अक्सर औकात देखते हैं कि बच्चों को पेट का इन्फेक्शन, इसहाल, फूड पॉइजनिंग जैसे इश्यूज़ कॉमनली देखने में मिलते हैं, जिसकी वजह से जो माएँ हैं वो अक्सर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती हैं। ऐसे में एहतियात किन किन चीज़ों से करनी ज़रूरी है, घर पर किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर नगीना शहज़ादी साहिबा, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी अपनी फील्ड की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर नगीना आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। सबसे पहले बताइएगा कि ये मौसम जैसे जैसे हम देखते हैं कि बदलता है और ख़ासकर अगर बरसात के हवाले से बात करें, मानसून के हवाले से बात करें तो बच्चों में पेट के अमराज बढ़ जाते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं? क्या हाइजीन प्रॉब्लम है या हम फास्ट फूड ज़्यादा खाने लग जाते हैं? देखिए, बीइंग अ पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, मेरा फील्ड भी बच्चों के मैदा जिगर आंत जो है उसकी स्पेशलिटी है मेरी। तो बच्चों में इसहाल के या पेट के मसाइल, मैदे के मसाइल, अंदरूनी के मसाइल हम डेली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस देख रहे होते हैं। तो उसमें जो सबसे कॉमन रीज़न, जैसा कि आपने मेंशन किया, हाइजीनिक कंडीशंस हैं कि अगर आप जो भी डाइट ले रहे हैं, आप सफाई का ख्याल नहीं रख रहे, फल और सब्ज़ियाँ अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसको अच्छी तरह वॉश नहीं कर रहे, खाना अगर आप गोश्त बना रहे हैं उसको अच्छी तरह से कुक नहीं किया जा रहा, या बच्चे खेल रहे हैं बाहर, वैसे ही आए हैं, हैंड वॉश नहीं किए और वैसे ही आके चीज़ें खाना शुरू कर दी हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब वॉशरूम जाते हैं बच्चे या बड़े और वापसी पे अगर उसको अच्छी तरह से हैंड वॉश ना किया जाए, फुजले को अच्छी तरह से डिस्पोज ऑफ ना किया जाए, और जो फीको ओरल रूट है यानी जो फुजला के जरासीम होते हैं अगर आपके हैंड्स पे लगे हुए हैं, उसी हैंड को अगर आपने वॉश नहीं किया और आप ऐसे ही कोई चीज़ उठा के मुंह में डाल लेते हैं तो वो जर्म्स अल्टीमेटली आपकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं और वो मैदे में, इंटेस्टाइन में, लीवर में, कहीं भी वो जाके रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से फिर इन्फेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बॉडी अब ट्राइज करती है उसको कंपनसेट करने के लिए, लेकिन अगर बच्चे हैं ख़ास तौर पे तो उनकी इम्यूनिटी कम है, ओल्ड एज है तो उसमें इम्यूनिटी के इश्यूज़ होते हैं। बिल्कुल, हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर डॉक्टर ये भी बताइएगा कि जिस तरह से हम देखते हैं कि अक्सर हम क्या करते हैं अपनी ईज़ के लिए, अपनी आसानी के लिए फ्रिज में जो है वो अक्सर खाना बना कर रख देते हैं, तो क्या ये भी रीज़न कहीं ना कहीं बनती है इस हाल जो की? फ्रोज़न आइटम्स हैं तो वो ठीक नहीं है बच्चों की सेहत के लिए, क्योंकि उसमें भी अल्टीमेटली जर्म्स जो हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह शवारमा है या फास्ट फूड है, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, बच्चे क्या बड़े भी बहुत शौक़ से आजकल खाते हैं। उसको भी अगर आप ज़्यादा देर रखेंगे तो उसमें भी साल्मोनेला टाइफी, जिसको हम टाइफाइड कहते हैं आम ज़ुबान में, उसके जिस तरह जो चिकन है अगर वो अनकुक्ड फॉर्म में है, अगर आपको उसकी ब्लड नज़र आ रहा है तो वो एक रिचेस्ट मीडियम है जहाँ पे साल्मोनेला टाइफी या टाइफाइड का जो जरासीम है वो उसमें ग्रो करता है, उसको एक मीडियम मिल जाता है ग्रो करने के लिए। तो अगर उसको खा लेते हैं गलती से या इंजेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि बाहर जो भी हॉकर्स पे आप देखें जो जगह जगह पे लोगों ने ठेले लगाए हुए हैं और उसमें आप हाइजीनिक कंडीशंस को किसी तरह भी नहीं कह सकते कि ये अच्छी होंगी और
बेहतर स्ट्रीट होगी। फूड के हवाले से बड़े बिल्कुल। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं और ये उसमें भी गोलगप्पे भी आ जाते हैं, गोले भी आ जाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये ज़ाहिर है उसमें जो बनाने वाला है उसने सफाई का कितना ख्याल रखा और खाने वाले ने कितना सफाई का ख्याल रखा, तो ये दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो उसकी वजह से बच्चों में मोशन लग जाना, उल्टी का हो जाना, फिर इसी तरह यरकान हम बहुत ज़्यादा बच्चों में देख रहे हैं, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस जिसमें आंखें पीली हो जाती हैं। तो हालांकि ये पहले देखा जाता था कि एक ख़ास सीज़न आता था जब एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस होता था, लेकिन अब हर सीज़न में, हर थ्रू आउट द ईयर हम देख रहे हैं कि हेपेटाइटिस के पेशेंट्स नहीं ख़त्म होते। बिल्कुल इसी तरह और से। कुछ ख़ास एरियाज़ हैं जिसमें पानी का बहुत ज़्यादा रोल है कि पानी अगर साफ़ सुथरा नहीं है, जैसे कि पानी के जो पाइप्स हैं और जो ड्रेनेज के पाइप्स हैं वो बिल्कुल सीवरेज पाइप्स जो हैं वो आपस में अगर क्लोज़ हैं या कहीं पे कोई लीकेज है, ब्रेकेज है, तो आप फैसलाबाद में भी देखें बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जैसे ही बारिश ज़्यादा होती है तो पानी इकट्ठा होता है, तो वो ड्रेनेज का, सीवरेज का पानी आपस में मिक्स हो जाता है और वही पानी जब इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर है आप डायरेक्ट एक्सपोज हो रहे हैं जरासीम को, और पोलियो के इवन जर्म्स जो हैं जो बिल्कुल इसी वो तरह भी से। ओरोफिकल रूट से ट्रांसफ़र होते हैं। इसी तरह पेट के कीड़े हैं जो कि बच्चों की नशोनुमा को रोक देते हैं, बच्चों में खून की कमी वाक़या हो जाती है, बच्चों में बढ़ोतरी के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं कि आप देखें कि जो यंग जनरेशन का एक कद होना चाहिए, हाइट होनी चाहिए, बिल्कुल आजकल नज़र नहीं आ रही। तो ये छोटी छोटी रीज़न्स हैं जिसको आप खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह लीवर एब्सेस है, जिगर में पस पड़ जाती है, वो भी एक अमीबा होता है, जर्म्स होते हैं जो आपके इसी गंदे पानी से या गंदी चीज़ खाने से वो ट्रांसफ़र होते हैं ब्लड में, और ब्लड में जाके वो लीवर में बैठ जाते हैं और वहाँ पे वो बिल्कुल। और रेप्लिकेट देखिए करना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है। अगर हम सफाई का ख्याल कर लेंगे तो इस मौसम में बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। अब ज़रा वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। जैसे इसहाल है, फूड पॉइजनिंग है, तो अक्सर माओं को नहीं पता चलता है कि बच्चा जो है वो इसहाल की कंडीशन में है और हम नोटिस नहीं कर पाते। तो क्या इब्तदाई इलामात होती हैं, ख़ास करके जो न्यू मॉम्स होती हैं उन्हें नहीं पता चल रहा होता ये सारी चीज़ें, तो जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, और कंसर्न भी होता है पेरेंट्स का, और ये बहुत अच्छी अवेयरनेस है जो सिटी 41 ऑलवेज़ ऑन द टॉप के आप शेयर करते हैं जो भी रिसेंट मसाइल होते हैं। तो उसमें ये है कि बच्चा, अगर छोटे बच्चे की अगर हम बात करें जो 1 साल से छोटे हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनमें बॉडी के वॉल्यूम रिजर्व्स कम होते हैं। ठीक है। यानी अगर उनमें थोड़ी बहुत भी उल्टी आएगी तो पानी की कमी के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स, क्योंकि अडल्ट्स में एक बॉडी वॉल्यूम रिजर्व ज़्यादा है, वो आप उल्टियाँ कर लें, मोशन कर लें, लेकिन बॉडी उसको कंपनसेट करती रहती है। लेकिन बच्चों में प्रॉब्लम ज़्यादा होता है क्योंकि थोड़ी सी उल्टियों में भी 2-3 एपिसोड्स भी अगर लार्ज वॉल्यूम बच्चा वॉमिट कर लेता है या मोशन है इतने ज़्यादा पतले पानी की तरह हैं और बच्चा आपका निढाल होना शुरू हो गया है, कुछ अलामात हैं जो मदर्स को ज़रूर नोटिस करनी चाहिए। बच्चा दूध नहीं पी रहा सही तरह से, ठीक है। बच्चा बहुत इरिटेबल है, आपके काबू में नहीं आ रहा, हाथों में नहीं आ रहा, और आप परेशान हो रहे हैं, बच्चा कुछ खा भी नहीं रहा, और वॉमिटिंग है परसिस्टेंट है, रुक नहीं रही, कोई एपिसोड ऐसी नहीं है कि बच्चे ने कोई पानी पिया और रुका ना हो। ठीक है। फिर बच्चे की आंखें अंदर को दंस जाती हैं, ठीक है, जो ये तालू होता है बच्चों के, छोटे बच्चों के सर पे, वो तालू अंदर को चला जाता है, ठीक है, इंटीरियर फॉन्टेनेली बोलते हैं, वो डिप्रेस हो जाता है। फिर यूरिन क्वांटिटी कम हो जाती है, बच्चा यूरिन कम करना शुरू हो जाता है। फिर पेरेंट्स यही कहते हैं अच्छा पोटियाँ कर रहा है तो इस वजह से यूरिन भी कम हो गया, तो ये भी एक साइन है डिहाइड्रेशन का जिसमें कि पानी की कमी हो रही है। फिर बच्चा अगर रो रहा है तो आंखों में आंसू नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। और फिर बच्चा निढाल है बिल्कुल, या अगर बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो तो बच्चे को फिट्स भी हो सकते हैं, झटकों की अलामात भी आ सकती हैं, शुगर लो होने के चांसेस होते हैं, तो सांस की रफ्तार तेज़ हो सकती है। तो मतलब इस जब आपको लगे कि बच्चा बिल्कुल नहीं खा पी रहा, उल्टी नहीं रुक रही, परसिस्टेंट वॉमिटिंग है, बच्चे का यूरिन आउटपुट कम होना शुरू हो गया है और इनटेक नहीं हो रहा ना, अक्सर औक़ात हम ये भी गलती करते हैं कि हम इस हाल को घर पे टैकल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम देख रहे हैं कि बच्चा 1 से 2 दफ़ा वॉशरूम गया है तो हम सोचते हैं कि घर में कोई मेडिसिन है उसे दे दी जाए और देखते हैं कि रिलीफ़ हो जाएगा, लेकिन समटाइम ये सिचुएशन बहुत ख़तरनाक हो जाती है। तो इस हाल जो है वो कितना ख़तरनाक है, हम इसे किस तरह से बच सकते हैं, इस हवाले से बताइए, क्योंकि एड्रेस करना इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल, देखिए जो
उसमें अलामात हैं, उसमें अगर आप उसको देखें तो बहुत से लोग जो हैं वो घरों में पुदीने का पानी, सौंफ का पानी, इलायची का पानी उसको बॉयल करके वो दे दिया। ठीक है, कुछ चीज़ें हर्बल भी हैं जो हम अपने पुराने ग्रैंड पेरेंट्स से सुनते आ रहे हैं, उसमें हो सकता है थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट भी आती हो। लेकिन अगर आप कई लोग जो है ना, कुछ सिरप्स आते हैं जो बड़ों में भी आपने सुना होगा, टैबलेट्स इंटॉक्स की बिल्कुल गोली दे देते हैं, उससे अचानक ना मोशन बंद हो जाते हैं। इसी तरह कुछ सिरप्स भी आते हैं, क्यूपिल गाइड और इस टाइप के 2-3 हर्बल सिरप्स हैं और लोग अक्सर यूज़ करते भी हैं। जैसे मैं प्रैक्टिस में देखती हूँ, लोग यूज़ करके लेके आते हैं। उससे आपको वक्ती तौर पे तो लगता है कि बच्चे के मोशन रुक गए हैं और बच्चा हमारा ठीक हो रहा है, बट जब आप सडनली डायरिया स्टॉप करते हैं तो अंतड़ियों क्या होती है, ब्लॉकेज हो जाती है। और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, आपके जो मिनरल्स हैं बॉडी को जो रिक्वायर्ड है, उसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट सोडियम है और पोटाशियम है। और सोडियम की कमी और पोटाशियम की कमी इस हाल में बहुत कॉमन है, छोटे बच्चों में ख़ास तौर पे। और जब डायरिया बहुत सीवियर हो कि बिल्कुल भी आप कुछ भी ओरली टॉलरेट नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से पेट फूल जाने का खतरा होता है, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज का बिल्कुल खतरा इसी होता तरह है। से ये छोटी छोटी सी अलामत है, लेकिन इन्हें फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? वाला से जी। जी हुसनैन, कैसे हैं आप? हुसनैन, डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, कोई सवाल आप करना चाहें? जी माशाल्लाह, पहले तो बात है कि डॉक्टर साहब हमें बहुत ही जो इल्मी और अमली गुफ्तगू है बच्चों के मतलब बता रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी जो है अमल में बरकत दे, इनको तरक्की भी दे। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे है कि मेरा ना बेटा है 5 ईयर ओल्ड है, तो उसको जो है तकरीबन 4 माह बाद या 8 माह बाद ना अस्थमा का अटैक हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि ये जैसे जैसे बड़ा होगा तो इसकी इम्यूनिटी जो है ना सेट होगी तो फिर ये ठीक होगा। 2 दफा वो एडमिट भी रहा है हॉस्पिटल में, तो उसे लाइफ सेविंग ड्रग लगी है। तो उसके मतलब कोई प्रिकॉशंस बता दें या उसके मतलब कोई हदायत बता दें, ताकि हमने तो ना तो घर में कोई एनिमल रखे है ना कारपेट है, तो इस तरह की चीजें वो कहते हैं। तो हमारे घर में कोई ऐसी चीज भी नहीं है, लेकिन बच्चे को फिर भी अटैक हो जाता है। अस्थमा का अटैक कह रहे हैं? बिल्कुल इसी तरह से अस्थमा का अटैक हो रहा है और 8 से 9 माह के बाद दोबारा से ये रिपीट हो रहा है। बिल्कुल ये कहीं ना कहीं मैं ये सोचती हूँ कि इसका जवाब ये अक्सर लोगों को होता है, शायद सीजनल के हवाले से। इस पर आपका जवाब हम लाजमी लेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सेहत के हवाले से हम बात कर रहे थे कि जैसे ही मौसम बदलता है, बरसात का मौसम है या कोई भी मौसम ट्रांजिट करता है, तो मौसमी बीमारियां जो है वो फैल जाती हैं और ख़ास करके बच्चों को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। गैस्ट्रो के प्रॉब्लम्स के हवाले से हम बात कर रहे थे और हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थे जिन्होंने ये सवाल किया था कि उनके बेटे को अस्थमा है जो हर 8 से 9 महीने के बाद रिपीट होता है, तो कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीरें बता दें ताकि वो फॉलो करके एटलीस्ट इसे मैनेज कर सकें। बिल्कुल, जो अस्थमा का इशू है ये इन्वायरमेंट रिलेटेड है और फैमिली हिस्ट्री बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर पेरेंट्स को हो, ग्रैंड पेरेंट्स को हो, तो ये आगे बच्चों में होने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखिए, जो जीन्स में चीज़ें ना उनको हम रोक नहीं सकते, वो अल्लाह की तरफ से हैं, बट आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी डिजीज़ को मैनेज करना सीख लें। अपना लाइफस्टाइल आपने कैसे चेंज करना है कि आप अस्थमा को कैसे कोप कर सकें, तो उसको बिल्कुल आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप उसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स देखें कि घर में किस चीज़ से आपको लगता है कि बच्चे का सांस ज़्यादा ख़राब होता है। जैसे स्मोकिंग है, अक्सर अगर ग्रैंड पेरेंट या पेरेंट में से कोई अगर स्मोकिंग कर रहा है, सिगरेट पी रहे हैं घर में, तो उसका स्मोक अल्टीमेटली बच्चे को इफ़ेक्ट करेगा और बच्चे का जो अस्थमा का अटैक है वो ट्रिगर होगा। सेकेंडली, आप जिस एरिया में रह रहे हैं वो कोई फैक्ट्री एरिया है जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, ठीक है, या आपका घर कच्चा है अगर, तो बाहर मिट्टी ज़्यादा उड़ती है, डस्ट ज़्यादा उड़ती है, उससे प्रॉब्लम ट्रिगर हो सकता है। फिर घर में जब सफाई हो रही है तो बच्चा वहाँ पे मौजूद ना हो, ताकि वो डस्ट से जो एलर्जेंस हैं वो बच्चे के रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर ना हो। अक्सर औकात यहाँ पे मैं भी एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि जो कारपेट हम घर में साफ़ कर रहे होते हैं, तो इससे भी बहुत सारे बिल्कुल उसके भी वो डस्ट माइट्स उठते हैं और उससे भी ट्रिगर होने का चांस होता है। बिल्कुल। सेकेंडली, कुछ लोग घरों में जानवर रख लेते हैं, बिल्लियाँ रख लेते हैं, कबूतर रख लेते हैं, उनसे भी इसका प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तोते अक्सर लोगों ने रखे होते हैं और कई लोगों का ये ख्याल होता है कि हम तो नीचे रहते हैं तो कबूतर जो हैं वो तो सबसे ऊपर वाली छत पे हैं, तो नीचे तो मसला नहीं हो रहा।
लेकिन ज़ाहिर है जो पोलन्स हैं वो तो हवा में है ना, ठीक है। आप तो उन्हें नहीं देख सकते। जब आप इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, तो पोलन्स आपके नाक के ज़रिए से आपके लंग्स में जाएंगे और वो एक सिस्टम जो है उसका रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से अस्थमा का अटैक हो जाएगा। तो उसमें एक तो मैं इनको ये सजेस्ट करूँगी कि बच्चे की कुछ प्रिवेंटेबल मेडिसिन्स होती हैं जो आप कंटिन्यू करें 2 to 3 मंथ्स। और सेकेंडली ये देखें कि जब आपको लग रहा है कि सीज़न चेंज हो रहा है, जैसे गंदम की कटाई होने वाली है मार्च अप्रैल में, या जब गर्मियों से सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों से गर्मियाँ आ रही हैं, उस वक्त आप बस बिफोर द स्टार्ट ऑफ सीज़न आप मेडिसिन स्टार्ट कर लें ताकि आप एक परेशानी में ना जाएं। सेकेंडली अगर आपका बच्चा बड़ा है तो इनहेलर्स होते हैं जो ऑल द टाइम आपके पास मौजूद होने चाहिए, क्योंकि उनको कैरी करना आसान होता है, छोटी साइज़ के होते हैं वो आप उसका इस्तेमाल करने का तरीका देखें। थर्ड ये कि नेबुलाइज़र आपके घर में ऑल द टाइम मौजूद हो, कि रात को अल्लाह न करे एमरजेंसी हो, आपके पास सारी मेडिसिन मौजूद हों और आप उसको नेबुलाइज़ कर सकें। फोर्थ ये कि इसकी वैक्सीन होती है, फ्लू वैक्सीन, जो इन्फ्लुएंजा वायरस की वैक्सीन है। और अब तो गवर्नमेंट का भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि उसमें अंदर भी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन मौजूद है। आई होप सो आपने बच्चे को वो लगवाई होंगी, अगर नहीं लगवाई तो वो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और एक फ़्लू की वैक्सीन होती है जो कि मार्केट में अवेलेबल है, और यही सितंबर अक्टूबर का मंथ ही रिकमेंडेड है। ठीक है, आप उसको लगवाएं और साल में एक ही दफ़ा लगती है वो। और आप खुद देखेंगे कि हमारा भी ऑब्जर्वेशन है कि नंबर ऑफ़ एपिसोड्स जो है ना, कि जो बार बार अटैक हो रहा होता है अस्थमा को, उसमें काफ़ी कमी आ जाती है। और बहुत से बच्चे जब बड़े होते हैं, पुबर्टी पे पहुंचते हैं, तो बहुत से बच्चों में अस्थमा का प्रॉब्लम ठीक भी हो जाता है। सही मतलब ये बात नहीं है कि जैसे हम कहते हैं कि इसे लाइफस्टाइल मैनेज के साथ साथ इसे भी थ्रू आउट चलना है, कि कहीं ना कहीं कम होता वो भी दिखाई दे रहा है। तो डॉक्टर साहब एक और सवाल है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुल्क गिर सर्वाइकल कैंसर की कंपेन चल रही है, और ये मुल्क की पहली एक ऐसी कंपेन है जो कि सर्वाइकल कैंसर को लेकर की जा रही है। इसमें बहुत सारे लोग रेजिस्टेंस कर रहे हैं। पहले सबसे पहले बताइएगा कि सर्वाइकल कैंसर है क्या? ये जो बच्चेदानी के नीचे वाला पोर्शन होता है ना गर्ल्स में, उसके जो नीचे पार्ट है उसको सर्विक्स बोलते हैं। तो उसके जो हिस्से का कैंसर है ना, ये सरतान है आम अल्फाज में आप कह लें, उसको सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। और ये जो पाकिस्तान में अगर हम देखा जाए तो तीसरे नंबर पे सबसे कॉमन कैंसर है। अब मैंने भी इस पे ना पिछले दिनों मुझे था कि कैंपेन स्टार्ट होनी है, और बच्चियों में थी, क्योंकि 9 से 14 साल की बच्चियों में ख़ास तौर पे कैंपेन स्टार्ट की गई, और गवर्नमेंट की और यूनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और मल्टीपल इसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो इन्वॉल्व थी, और उन्होंने ये वैक्सीन अरेंज करवाई, और पाकिस्तान में उसकी कैंपेन स्टार्ट हुई। तो इससे पहले भी टाइफाइड की वैक्सीन स्टार्ट हुई थी 9 माह के बच्चे को, उससे पहले मीज़ल्स की वैक्सीन थी, फिर पोलियो की वैक्सीन। आप पिछला भी अगर देखें तो उसमें भी काफ़ी रेजिस्टेंस थी। तो ये वीडियो भी मैंने कुछ परसों डाली है अपने यूट्यूब पे भी और 1-2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो उस पर इतना नेगेटिव रेजिस्टेंस आई लोगों की, उसमें लोगों ने कुछ अनएजुकेटेड कह लें या जिनको इतना नॉलेज नहीं है, कुछ लोगों ने उस पर वीडियोस बना के शेयर कर दी कि आप वैक्सीन ना लगवाएं। तो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? ये देखिए, जब भी कोई इस तरह का पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया जाता है ना, तो उसके पीछे नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो आपको उसको रेजिस्टेंस तो फील करनी पड़ती है ना जब आप कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं। इसी तरह से तो लोगों का ये कहना है कि इससे बांझपन के मसाइल हो जाते हैं, पॉपुलेशन ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो पोलियो के बारे में बहुत कुछ कहते थे, कोविड के बारे में भी लोगों ने बहुत कुछ कहा, बड़ी मुश्किल से लगवाई थी, वो लोगों ने नहीं लगवाई कि आपकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी। और पाकिस्तान की पॉपुलेशन आप देखें माशाल्लाह 25 करोड़ पे पहुँच गई है, और अभी भी लगता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल्कुल हो रही है इसके थ्रू। लेकिन ये कि इसके एक तो ये कॉमन बहुत ज़्यादा है, दूसरा सारी गायनेकोलॉजिस्ट, सारे जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, पीडियाट्रिशियंस, सब की इसमें इंगेजमेंट्स हैं और उसके रिकमेंडेशंस हैं। ठीक है, ये आज से कुछ अर्सा पहले 15-20 साल अगर आप पीछे जाएँ तो बहुत से हमारे सीनियर्स प्रोफेसर्स हैं जो खुद बताते हैं कि हम अपनी बच्चियों को बस प्राइवेटली ख़रीद के लगवाते थे। सही, यूएसए से मंगवाते थे, यूके से मंगवाते थे, बाहर से वैक्सीन आती थी और पैसे दे के लगाई जाती थी। जिन लोगों को एक अवेयरनेस है, जिनको पता है कि हमने अपनी बच्चियों को फ्यूचर में इस बीमारी से महफूज करना है, तो जिनको अब ये फ्री पाकिस्तान में मिल रही है, तो लोग जो चीज़ फ्री मिलती है ना उसकी वैल्यू नहीं होती। बिल्कुल। और हालांकि ये कितना मसला है, अगर हम बात करें ख़ातून के हवाले से, तो ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ ये भी कंसर्न है डॉक्टर नगीना साहिबा कि हम
गायनाकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, जिसकी वजह से हम देखते हैं हमारी बच्चियों के मसाइल जो हैं वो बढ़ जाते हैं। कैंसर की स्टेजेस एटलीस्ट अगर हम बात करें जो ख़वातीन के अमराज हैं उसमें कैंसर है, जैसे सर्वाइकल कैंसर के हवाले से बात करें, जब तक हमें पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती और है। इसमें एक सिंपल सा वायरस है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है। बेसिकली उस वायरस को किल करने की ये वैक्सीन है कि बीमारी होने से पहले ही उसकी बॉडी में, आपकी बॉडी में उसकी एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाए। वैक्सीन क्या है, आप देखें टीबी की वैक्सीन है, पोलियो की है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, जो बच्चों के EPI शेड्यूल में शामिल है, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है, उसमें आप देखें 10-12 बीमारियां हैं जिससे बचाव के टीके बच्चे को पैदाइश से शुरू कर दिए जाते हैं। वो भी तो लगवा रहे हैं ना, तो क्यों उसकी वजह से आप देखें कि हेपेटाइटिस बी में कितनी कमी आ रही है, उसकी वजह से पोलियो में कमी आ रही है, टीबी के अमराज जो अभी तक पाकिस्तान में एंडेमिक है टीबी, वो अमराज कम होना शुरू हो गए। आप वैक्सीनेट कर रहे हैं तो आपके बच्चे बहुत सी बीमारियों से महफूज रह रहे हैं। मीज़ल्स देखें, बिल्कुल वैसे ही। चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स की वैक्सीन प्राइवेटली अवेलेबल है, वो नहीं लगवाते, लेकिन फिर भी उस जो नहीं लगवा रहे उनमें आप देखें कि बड़े होके भी चिकन पॉक्स हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये वो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अगर एक वैक्सीन अवेलेबल है जो आपको एक फ्यूचर में बीमारी होने से डॉक्टर बचा साहब रही ये भी है। बताइएगा कि कौन सी उम्र की जो लड़कियां हैं उन्हें ये वैक्सीन लगाई जा रही है? वैसे तो 9 to 45 ईयर्स ऑफ एज तक रिकमेंडेशंस हैं, लेकिन अभी जो कैंपेन है 15 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक जो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चियों को मिल रही है वो 9 to 14 ईयर्स की एज के बच्चियों को लगाई जा रही है। और कुछ लोग ये भी क्वेश्चंस कर रहे थे कि लड़कों को क्यों नहीं लगवा रहे, तो लड़कों में भी बिल्कुल बीमारी है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस उनमें भी डिजीज़ कॉज करता है, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है वो उन्होंने पहले गर्ल्स में स्टार्ट किया। तो ये भी बताइएगा कि जैसे हमने देखा है कि वैक्सीनेशंस के हवाले से डिफरेंट फेज़ होते हैं, ठीक है, मिज़ल्स की वैक्सीन्स के डिफरेंट फेज़ होते हैं, तो सर्वाइकल कैंसर के जो अगेंस्ट वैक्सीन लगाई जा रही है इसके भी डिफरेंट फेजेस होंगे? अभी तो फ़िलहाल फर्स्ट फेज़ है, उसमें अब देखें नेक्स्ट कितनी चलती हैं। वैसे तो 3 डोजेज़ हैं इसकी, लेकिन अभी फर्स्ट डोज जो है ना वो बच्चियों को लगाई जा रही है। स्कूल्स में भी कैंपेन चल रही है। इसमें मौलाना जो क्या बोलते हैं, बिल्कुल, ये हमारे उलमा उलमा इकराम कराम ने भी हैं इस और ये पे तमाम अपने दिए टीचर्स हैं। टीचर्स ने काफ़ी कोशिश तो की जा रही है लोगों को मोटिवेट करने की, लेकिन इस प्रोग्राम के तवस्सुस से भी मैं लोगों को यही एक मैसेज देना चाहूँगी कि बच्चियों को ख़ास तौर पे ये वैक्सीन ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसकी शरह अमवात जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप अव्वल तो आपको पता ही नहीं चलता शुरू में अलामात क्या है, बिल्कुल, और जब डायग्नोज होता है तो आपको पता है कैंसर का इलाज कितना डिफ़िकल्ट है, कितना एक्सपेंसिव है, और हर हॉस्पिटल कैंसर के मरीज़ों को नहीं पकड़ता, क्योंकि एंड स्टेज पे तो बिल्कुल नहीं लेते। तो इसमें तकरीबन 3500 to 4000 डेथ्स हैं हर साल फीमेल्स, ह्यूज नंबर इस सर्वाइकल कैंसर की वजह से, और 5000 के करीब जो हैं वो ख़वातीन इससे मुतासर हो रही हैं। तो ये अगर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है तो आवाम को इसको एक ब्लेसिंग समझना बिल्कुल, चाहिए। सेहत पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, और जितना ज़्यादा हो सके ये हमारे यहाँ ये चीज़ वाकई एक मैं समझती हूँ कि अलमिया है कि वैक्सीनेशन आती है, कोई भी प्रोग्राम आता है तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को टैकल नहीं कर पाते। हमारी अपनी नीड्स हैं, सुपरस्टिशियस नेचर है, जिसकी वजह से जो अच्छे इकदाम भी हो रहे होते हैं हम उसमें भी बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड हो जाते हैं। अभी यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद बात हो रही है सेहत के हवाले से। सेहत का ख्याल जितना ज़्यादा हो सके रखें, हाइजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और बच्चों के हवाले से बच्चे तो वैसे भी सेंसिटिव होते हैं, उन पे जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा असर कर रहा होता है। तो मौसम जब ट्रांजिस्ट कर रहा होता है तो मौसमी बीमारियाँ जो है बहुत कॉमन हो जाती हैं। डॉक्टर साहिबा ये भी बताइएगा कि जैसे हमने इस हाल के हवाले से बात की, फूड पॉइजनिंग के हवाले से बात की, खाने पीने की जो एहतियात है वो किन किन चीज़ों से करनी चाहिए? एक तो देखिए पानी सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है जो जीने के लिए भी ज़रूरी है, तो वाटर सोर्स अच्छा होना चाहिए। पानी को आप बॉईल करके इस्तेमाल करें, वट एवर द सोर्स, कुछ कहते हैं फलां कंपनी का इस्तेमाल करें हैं, नेस्ले का है, लेकिन आप उसको बॉईल कर लें तो सबसे अच्छी बात है, उसके जर्म्स मर जाते हैं। सेकेंडली सफाई निस्फ़ ईमान है, सफाई का ख्याल रखें, हाइजेनिक कंडीशन अच्छी हों, खाने से पहले हाथ धोएं, फल सब्जियाँ अच्छी तरह वॉश करके इस्तेमाल की जाएँ, खाना अच्छी तरह कुक किया जाए, और गोश्त बना रहे हैं तो उसको भी अच्छी तरह कुक किया जाए, कच्चा ना हो। फिर प्रोसेस्ड फूड की बात कर लेते हैं जो आजकल बड़ा फेमस है और बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं, कि घर में आप फ्रीज़ कर लेते हैं और उसको जब दिल करें या ईजी टू कुक,
तो प्रोसेस्ड फूड की वजह से बच्चों में मोटापे के भी मसाइल हो रहे हैं, फिर शुगर के मसले, मैदे के अमराज बहुत ज़्यादा हैं। छोटे छोटे बच्चे हमारे पास ब्लड की वॉमिटिंग के साथ आते हैं कि मैदे में सोजिश हो जाती है, गैस्ट्राइटिस हो जाता है। इसी तरह लबलबा जो पेंक्रियाज है बॉडी में, जिसने बहुत से जूसेस सिक्रीट करने होते हैं और आपकी जितनी फैट्स आप ले रहे होते हैं चिकनाई, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प देता है पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाटाइटिस बच्चों में बहुत देखने में आ रहा है, उसकी लबलबे की सोजिश, और वो इतना पेनफुल होता है, इतना पेनफुल एब्डोमिनल पेन, बच्चे की सेटल ही नहीं होती। मतलब छोटी छोटी आप चीज़ों को अगर सही कर लें तो आप बहुत से अमराज से बच सकते हैं। अल्लाह ने आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो एक ही दफ़ा दिए हैं, बिल्कुल इसी और तरह से। उनकी हिफाजत करना आपकी ज़िम्मेदारी है अगर आप चाहते हैं कि अच्छी क्वालिटी लाइफ गुजार सकें। तो फास्ट फूड जो है उसको कम किया जाए। बिल्कुल छोड़ना तो मुश्किल है, लेकिन इसे कम कर सकते हैं। कम कर सकते हैं और घर में आप बना लें, खुद बेक कर लें, ताकि हाइजेनिक कंडीशंस अच्छी रहें और फ्रेश खाया जाए, ना कि फ्रीज़ करके उसको खाया जाए। बिल्कुल इसी तरह से। और बाकी यही कि हाइजेनिक कंडीशंस अच्छी रखी जाएँ। क्रॉनिक डायरियाज भी हो सकते हैं जिसमें बच्चों की ग्रोथ नहीं होती और मोशन लग रहे हैं, बार बार लग रहे हैं। कुछ पेरेंट्स जो ना इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। मेरी जो ऑब्जर्वेशन है कि एक दफ़ा मोशन लगे तो 10-15 दिन में ठीक हो गए, फिर 2 महीने नहीं गुजरे फिर लग गए। तो कई कहते हैं कि ऐसा हाल ही चल रहा है कि पहले भी मोशन थे, अब भी मोशन है। तो उसमें हमें ना वजह ज़रूर देखनी चाहिए कि और यहाँ पे वही बात हो जाती है कि हम सेल्फ मेडिकेशन कर देते हैं और फोकस नहीं कर पाते कि बीमारी की असल जड़ क्या है। बाकी डिहाइड्रेशन पे फोकस करें कि बच्चे को अगर मोशन लग गए हैं ना, तो घर में जो माएँ कर सकती हैं ना, वो उन्हें बस पानी की कमी से बचाएं। ठीक है, ये नहीं कि आप सारा कुछ देना बंद कर दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप परहेज़ करना शुरू कर देते हैं। ये भी नहीं खिलाना, दूध से ये हो जाता है, दही से ये हो जाता है, रोटी से ये हो जाएगा, चावल से गला ख़राब हो जाएगा, केला देंगे तो छाती पकड़ी जाएगी। मतलब इतने ज़्यादा मिथ्स हैं। कुछ चीज़ें हम खुद बंद कर देते हैं, कुछ बच्चे को सूट नहीं कर रही, पीछे एंड पे रह के जाता है सिर्फ और दूध। अक्सर ये चीज़ मैंने तो देखी है अपनी सराउंडिंग में होते हुए कि अक्सर किसी छोटे बच्चे को इस हाल हो जाए तो उसका खाना पीना बंद कर देते हैं। तो ये वो चीज़ इतनी सबसे खतरनाक गलत- है। हाँ, सबसे खतरनाक चीज़ है कि आप बच्चे को पानी की कमी खुद करवा रहे हैं। और पानी की कमी, डिहाइड्रेशन इतनी सीवियर है कि बच्चा बिल्कुल नढाल है, तो ये गुर्दों को भी मुतासिर कर सकता है और बच्चे के लिए अल्लाह ना करे जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसलिए निमकोल वाला पानी घर में ज़रूर स्कंजवी बना लें। राइस वाटर जो चावलों की पिच है वो आप दें बच्चे को, थोड़ा थोड़ा स्पून में दे दें। जब अगर उल्टी कर रहा है तो उसमें भी आप थोड़ा थोड़ा स्पून में देते रहें, ठीक है, ज़्यादा ना दें ताकि बच्चे को पानी की कमी ना हो। ठीक है। अक्सर बात अगर डॉक्टर साहिबा फूड पॉइजनिंग के हवाले से बात करें तो ये मोस्टली बच्चों को, जहाँ तक मैंने देखा है या मैंने नोटिस किया है, कि रात को होती है कि दिन में सारा खाना खा के रात को बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो इस चीज़ को इनिशियल स्टेज पे किस तरह से टैकल करना है ताकि हमारे पास इतना टाइम हो कि डॉक्टर के पास जाएं? इनिशियल स्टेज पे थोड़े से टैकल के हवाले से बता दें क्या क्या है। उसमें ये है कि अब जब रात को खाना खाया आपने और फ़ौरन से लेट गए तो फिर तो मसाइल होते हैं। एटलीस्ट 2 आवर्स का ना गैप होना चाहिए। यानी अगर आपने रात को 8 बजे खाना खाया है तो आप फिर 10 बजे सोएं। ठीक है, ये नहीं कि खाना खाया फ़ौरन लेट जाए। एक एंगुलेशन होती है इसोफेगस की, खुराक की नाली की मैदे के साथ। वो जब एंगुलेशन स्ट्रेट होगी तो फिर वॉमिट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी यही कि आप लाइट फूड लें, जैसे सुन्नत भी है कि आप सुबह बादशाहों की तरह नाश्ता करें और शाम को फ़कीरों की तरह खाना खाएं। यानी इतना कम क्वांटिटी में लें ताकि आप रात में होने वाले मसाइल से कम बच सकें। बिल्कुल। और हमने ये सर्कल थोड़ा सा उल्टा किया। हम देखते हैं कि बच्चे रात भी को नाश्ता ज़्यादा नहीं खाते कर रहे हैं। होते हैं। ठीक है, दोपहर में फास्ट फूड बच्चों ने खा लिया है, कभी बर्गर ऑर्डर कर लिए, कभी पिज़्ज़ा, और रात को भी ये सिलसिला चल रहा होता है। खीर हो जाती है ना, सारा एंड पे हमने खाना होता है कि सुबह जो नहीं खाया वो हम सिर्फ रात को खाते हैं। कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बच्चों को ये बहुत छोटी उम्र से अगर सिखा दें तो ये हाइजीन की प्रॉब्लम्स हो गई, इसहाल हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गई, ये बहुत कम हो जाए। फिर एक्सरसाइज करवाएं आप बच्चों को खाने से पहले। अच्छा, बच्चों को भी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। यहाँ हमारे यहाँ तो ये कॉमन ये बात की जाती है कि बच्चे तो सारा दिन अपनी एनर्जी जो है वो सर्व करते रहते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आजकल मोबाइल्स पे हैं बच्चे, स्क्रीन्स पे हैं ऑल द टाइम, उसमें तो आपकी इंटेस्टाइन मूव ही नहीं कर रही। तो उसमें तो ना आपका खाना हजम हो रहा है, किसी बच्चे को वॉमिटिंग है तो किसी को कॉन्स्टिपेशन है। तो ये मोबाइल की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हैं। स्क्रीन टाइम बच्चों का इतना ज़्यादा है, आप हिलते ही नहीं है, बच्चों की सोशल रिलेशंस ही नहीं है, खेलते ही नहीं है।
बिल्कुल तो इसी तरह से। आउटडोर एक्टिविटीज़ अगर बच्चों की हैं, बच्चे बैडमिंटन खेलें, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, फिर तो अच्छी बात है, वो बच्चों की एक्सरसाइज ही है। हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब नहीं अब रही है। ट्रेंड कम कहीं ना हो गया। कहीं वालिदैन भी इस चीज़ से ही होता है कि बच्चे का अगर ध्यान डाइवर्ट कर दिया जाए, अच्छा है, टैब पकड़ा दिए हम जाए। भी खुश, बच्चे भी खुश, माएँ भी कामों में बिजी हैं और बच्चे भी बिजी हैं। इसी तरह देखते हैं हम कि बहुत से बच्चे कुछ ना कुछ खा के आ जाते हैं, जैसे किसी ने अंगूठी खा ली, किसी ने हेयर पिन खा ली, बटन बैटरी खा ली। मैं एज एंडोस्कोपी स्पेशलिस्ट बच्चों की, हम बहुत सी ऐसे केसेस भी देखते हैं जिसमें रिंग खा के आ गए, झुमका खा लिया बच्चे ने, 2 साल का बच्चा नहीं, 1.5 साल का बच्चा, इवन छोटे बच्चे 1-2 महीने के, दूसरे बच्चे ने मुंह में कुछ डाल दिया, माँ को पता ही नहीं। तो एक इमरजेंसी होती है और जिसमें इतनी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो पेरेंट्स को चाहिए बच्चों को सुपरवाइज़ करें कि एक तो ये कि अगर मोबाइल देख रहे हैं तो कंटेंट क्या है, ठीक है, और उनका लिमिट करें आवर्स। शुरू के जो 2 साल है उसमें तो बच्चे का स्क्रीन टाइम होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद टाइम होता है जब आपका बिहेवियर डेवलप हो रहा होता है, ब्रेन डेवलप हो रही है, आपकी कोग्निशन डेवलप हो रही होती है। तो आप बच्चे को उस तरफ बाउंड ना करें, और 2 साल के बाद भी अगर देना चाहें तो सिर्फ 1 आवर, उससे ज़्यादा नहीं। सही। और बच्चों को सुपरवाइज़ करें कि क्या कंटेंट देख रहे हैं, और कोई इस तरह की चीज़ें बच्चे ना खाएं उठा के जो बच्चों के लिए बाद में और आपके लिए परेशानी का बायस बने। ठीक है, आजकल ये भी बड़ा मसला आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन हम देख रहे हैं, किसी भी उम्र के अफराद को देख रहे हैं, हम बुज़ुर्गों में भी देख रहे हैं, लेकिन बच्चों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। तो इसके क्या रीज़न्स हैं और इसे किस तरह से टैकल किया जा सकता है? बच्चों में देखें, एक तो मैंने अभी कहा कि फ़िज़िकल एक्टिविटी अगर नहीं है और आप सिर्फ मोबाइल्स पे हैं, स्क्रीन्स पे हैं। सेकेंडली मिल्क कंजप्शन, सही। दूध, छोटे बच्चों के बारे में ना यही समझा जाता है कि बच्चे सिर्फ दूध ही पीते हैं, दूध सिर्फ बना ही बच्चों के लिए है, उसके अलावा कोई डाइट नहीं है। तो 6 माह तक आप एक्सक्लूसिव मिल्क दें, ठीक है। उसके बाद आई वुड रिकमेंड कि आप बच्चों को थोड़ी बहुत वीनिंग स्टार्ट करें, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री फूड है। आप चावल स्टार्ट कर सकते हैं, खिचड़ी है, दलिया है, केला है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। अंडा शुरू कर दें, 8 माह का हो जाए तो आप प्रोटीन्स इंट्रोड्यूस कर दें, इसमें चिकन है, फिर फ़िश है। 9 माह पे आप रोटी शुरू कर सकते हैं। लेकिन हमारे क्या ट्रेंड है कि हम सिर्फ दूध ही पिला रहे हैं, और बच्चे 5-5 साल के हो गए और 3-3, 4-4 फीडर्स चल रहे हैं, और रात को भी सोने के टाइम भी फीडर देना है, सुबह सोने उठने से पहले भी हमने मुँह में फीडर दे देना है। उससे क्या हो रहा है, बच्चों की ओरल हाइजेनिक कंडीशंस ख़राब हो रही हैं, दांत ख़राब हो रहे हैं, टीथ की शेप ख़राब हो रही है, फिर स्टमक के इश्यूज़ आ जाते हैं, फिर बच्चे जो दांत रगड़ते हैं, फिर और जाहिर है वो फीडर की सफाई उस तरह से तो नहीं आप रख सकते, प्रॉपर नहीं हो रही होती, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों में फाइबर इंटेक ज़्यादा करें। ठीक है। फास्ट फूड, सही। फास्ट फूड जितना आपका ये वाइट फ्लोर से बना हुआ है, तो इसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होती है। पानी का इंटेक नहीं है, ठीक है, पानी नहीं पीते। बिल्कुल, पानी जितना ज़्यादा हो सके वैसे भी इंसान की सेहत के लिए भी अच्छा है, स्किन के लिए भी अच्छा है। इसके अलावा भी मैदे के अमराज के हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक। सेहत हज़ार नेमत है, ऐसे नहीं कहा जाता। अगर आप सेहतमंद हैं तो आप यकीन करिए आप अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। और बच्चों के हवाले से तो वाकई पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। अगर बच्चे बीमार हो जाए तो मैं समझती हूँ पूरे घर का एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ा सा सिक लगने लग जाता है। डॉक्टर साहिबा, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ डिस्कस किए हैं कि बच्चों में आजकल कॉमन चल रही हैं, इसी तरह से मैदे के अमराज भी हम देख रहे हैं कि बच्चों में ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसकी क्या रीज़न्स हैं हाइजीन के अलावा? और खाने पीने के लाइफस्टाइल कि आपकी डाइट कैसी है, न्यूट्रिशन कैसी है, जो आप खाएंगे ना आप उसी तरह की आपको डिजीज़ेस होंगी। इसीलिए कहते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। बिल्कुल सही। जैसे फूड की ना एक पोर्शंस होते हैं, अगर आप उस पोर्शंस को कंट्रोल कर लेना तो आप ना मोटे होते हैं और ना आपको वीकनेस होती है। हर चीज़ को एक लिमिट में रह के अगर इस्तेमाल किया जाए ना तो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। अगर हम बात करें तो अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतें हैं जिसमें इतनी क्वालिटी ऑफ फूड है कि जो आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को। सिर्फ फास्ट फूड ही नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है खाने को जिससे आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं और फ्यूचर में आप बीमारियों से बच सकते हैं। अगर हम मोटापे की बात करें तो मोटापा सिर्फ अगर बच्चों में शुरू होते हैं ना, लोग अक्सर कहते हैं कि बच्चे जो ना गुगलू मुगलू हों तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जो थोड़ा सा भी पतला बच्चा है ना, थिन लीन सा है, तो उसको देखेंगे मेरे बच्चे की सेहत नहीं है।
अभी मैंने कल एक पेशेंट देखा है, तो मदर कहती है मेरा ना बच्चा बहुत कमज़ोर हो गया है। मैंने जब उसका वेट देखा, उसकी एज के लिहाज से हाइट देखी, मैंने कही माशाल्लाह आपका बच्चा 9 साल का है, लेकिन वेट और हाइट के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये 12 साल पे है। ठीक है। यानी 3 साल अपनी उम्र से आगे चल रहा है। तो माओं को अक्सर बच्चे ना अपने कमज़ोर ही लगते हैं, लेकिन अगर आपके बच्चे की ग्रोथ उम्र के लिहाज से वेट एंड हाइट गुड है, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेशक वो थिन लीन भी अगर आपको लगता है, उसकी इंटेलिजेंस अच्छी है, कोग्निशन अच्छी है और हेल्दी एक्टिविटीज़ कर रहा है, उठता है, हर बैठता चीज़ में इंगेज है, चीज़ों को पिक कर रहा है, तो उसमें आप जो न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसमें आपकी रोटी है, चावल है, कुछ दालें हैं, फिर आपकी प्रोटीन्स हैं जिसमें चिकन है, फ़िश है, मीट है, छोटा बड़ा गोश्त है, अंडा है, ये आपकी प्रोटीन्स का पोर्शन है। फिर आपकी फ़ैट्स हैं, सही, फ़ैट्स का पोर्शन हमें कम लेना चाहिए, जिसमें चिकनाई होती है, और जिसमें जो ट्रांस फैट्स हैं, जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, ठीक है, वो नहीं लेनी चाहिए। अक्सर हम बच्चों को बटर ब्रेड जो है ये काफ़ी ज़्यादा दे रहे हैं, लिमिट तक ना, अगर आप एक्सेस क्वांटिटी हर चीज़ की लेंगे ना, तो फिर मोटापा होना शुरू हो जाए। ठीक है। फिर फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रूट्स बिल्कुल बच्चे आजकल नहीं लेते। वेजिटेबल्स खाने का शौक़ नहीं है, सिर्फ हम चिकन पसंद करते हैं, चिकन ही खाएंगे। फिर डेयरी आ जाती है, सही, डेयरी में आपके मिल्क है, चीज़ है, दही है, लेकिन हम बच्चों को अगर देख रहे हैं तो सिर्फ दूध पे ही रखा हुआ है, या फिर अगर हम कोई और चीज़ शुरू कर रहे हैं तो वो भी सिर्फ दूध नहीं बना रहे हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन और मैदे के अमराज ज़्यादा हो रहे हैं। कि आप दलिया बना रहे हैं वो भी दूध में, आप कस्टर्ड बना रहे हैं वो भी दूध में, सागुदाना बना रहे हैं वो भी दूध में। हर चीज़ जब दूध में बनाएंगे तो वो एक पता नहीं माइंडसेट है या मिथ्स बने हुए हैं कि बच्चे को कैल्शियम चाहिए, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, बिल्कुल चाहिए होता है, लेकिन इसके अलावा भी बच्चों को बहुत कुछ चाहिए, जैसे आयरन है। आप देखिए अभी तक पाकिस्तान में जो आबादी है 40% बच्चे अभी भी आयरन डेफिशिएंट है। बिल्कुल इसी तरह औलाद से की इतनी कमी है, हर दूसरा तीसरा बच्चा आयरन की डेफिशिएंसी का शिकार है। और यकीन करें जितने कॉन्स्टिपेशन के बच्चे हैं, मैं इस पर रिसर्च भी कर रही हूँ, बिल्कुल वेजिटेबल्स नहीं खा रहे, फाइबर नहीं आ रहा, फाइबर नहीं है और आयरन रिच फूड्स ही नहीं है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितनी भी हैं, पालक, साग कितने शौक से पकाया जाता था, मेथी है, दे आर रिच इन आयरन, वो बच्चे नहीं खा रहे, उनकी तरफ रुझान ही नहीं है। फिर चुकंदर, बीट रूट जो है, इट इज़ रिच इन आयरन, वो नहीं ले रहे। आयरन आपकी बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिमाग की कोग्निशन को जो चाहते हैं हमारे बच्चे ज़हीन हों, उन्हें चाहिए कि बच्चों को आयरन रिच फूड्स दें। इसी तरह जो जिंक है, और भी बहुत से मिनरल्स हैं जिनकी बॉडी को ज़रूरत है, और हम सिर्फ बच्चों को मिल्क पे फोकस करें। बिल्कुल, इसके साथ साथ मौसमी बीमारियों के हवाले से बात करें, गले की बीमारी भी बहुत ज़्यादा आजकल हो रही है, उसमें फ्लू है, जैसे सीज़न चेंज होता है, फिर वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। इसी तरह डिसेंट्री है, जो अगर आप सफाई का ख्याल नहीं रखते, उसकी वजह से ब्लड आना शुरू हो जाता है मोशन में। और बच्चों को दूध से एलर्जी है, छोटे बच्चों में ख़ास तौर पे जो 1 साल से छोटे हैं, उनमें अक्सर मोशन लग जाते हैं, पखाने में ब्लड आ रहा है, रेशा आना शुरू हो गया है, दूध के डिब्बे बार बार बदली जा रहे हैं। सेहत हज़ार नेमत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नगीन साहिबा फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। इसी के साथ मैं अभी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।